सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो किस तरीके से होना चाहिए। और कई बार वो सोचती है कि ये सिर्फ मेरे मोबाइल में स्टोर है या मैं अपनी फ्रेंड को भेज रही हूँ, वो सिर्फ फ्रेंड तक नहीं गया है। व्हाट्सएप पे लिखा भरे है कि वो थर्ड पार्टी इंक्रिप्टेड नहीं है, पर ये झूठ है। एआई हमसे ज़्यादा स्मार्ट क्रिएट हो गया है। तो आपके दौर में पेरेंटिंग भी बड़ा एकदम दिक्कत वाली बात होगी। बच्चा यहाँ पर बैठ के ऑनलाइन में बैठ के दुनिया भर के पॉर्न और दुनिया भर के रील्स देख रहा है, लेकिन माँ बाप को बच्चे के सामने प्यार करने में शर्म आती है। अब जो कंटेंट आ गया है उस कंटेंट में उसको ये बताया जाए कि तुम्हारा पापा सुपर हीरो नहीं है, जिसके पास में थार है वो सुपर हीरो है। और हम लोग क्योंकि गोरों के पीछे लगे रहते हैं, जो वो करते हैं बाद में हम भी उठा लेते हैं वो चीज़ को। तो 20 साल 30 साल के बाद वो पेरेंटिंग हमारे यहाँ शुरू हुई। इतनी छोटी उम्र के बच्चे भी सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। मोबाइल दिया हुआ है, पेरेंट का मोबाइल भी रात में रहता है उनके पास, खुद के भी मोबाइल से। और इसमें भी इनका कॉम्पिटिशन है कि जो लेट सोएगा सुबह तक वो हीरो है। नमस्कार। यूसीएन के आज के पॉडकास्ट में हमारे दर्शकों को ना केवल बहुत मज़ा आएगा बल्कि बहुत जानकारी मिलेगी, और ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए ये पॉडकास्ट माँ बाप जो हैं उनकी परवरिश आज के समय में किस तरीके से होनी चाहिए, या बच्चों की साइकोलॉजिकल चेंज हम जिस तरीके से देखते हैं उसमें जो बदलाव आ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से बच्चों की साइकोलॉजी पर काम किया जाए, इस पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत साइबर फ्रॉड या साइकोलॉजिकल चीज़ों से जुड़ी हुई जी अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उन पर भी करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वेल नोन साइबर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश कृपलानी सर बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो तो एक तरीके से आजकल आप उस पर जितनी बातचीत करें और उतना ही नॉलेज जो है वो सोसाइटी के पास में जाता है, और वो होना भी चाहिए और वो नॉलेज जाना भी चाहिए। लेकिन बच्चों की साइकोलॉजी भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो जाता है, तो इसी पर अधिक बातचीत हम करेंगे आज। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे दर्शकों को दे दें। मैं दूं इससे बढ़िया है कि आप बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि आपने एक ज्वलंत समस्या को आपने यूसीएन पे लाने का ये प्रयास किया है। बहुत ही ज़रूरी है आज के समय सोसाइटी के लिए ये कंट्रीब्यूशन करना बहुत ही। मेरा खुद का जो परिचय है बहुत छोटा सा परिचय है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कृपलानी हूँ और मैं 25 साल से प्रैक्टिस में हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, पर मोर ऑफ लास्ट 15 साल से करीबन मैं एज अ साइबर साइकोलॉजिस्ट काफ़ी कुछ काम कर रहा हूँ। और 15 साल पहले मैंने इस सब्जेक्ट का शुरुआत किया था, और अक्रॉस द ग्लोब अभी कुछ ही लिमिटेड लोग हैं, उंगलियों पे कुछ लोग हैं हम लोग जो काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं यूनाइटेड नेशंस भी गया, वहाँ पे भी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया। करंटली 3-4 मिनिस्ट्रीज़ के साथ में मैं वर्क कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम के साथ में भी हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी हूँ, हेल्थ में भी काम कर रहा हूँ मैं। और यहाँ के जितने स्कूल्स हैं नागपुर के 2015-16 से हम लोग उन स्कूल्स में साइबर वेलनेस के प्रोग्राम्स चला रहे हैं। तो ये साइबर साइकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है, लेकिन आज के समय में सभी पेरेंट्स, यानी जितने भी इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, इन सभी पेरेंट्स को अब समझ में आ रहा होगा कि मैं 10-15 साल पहले किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, किस चीज़ की मैं आगाज़ कर रहा था कि आने वाला समय कैसा रहेगा। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बस अभी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी है कि मैं कुछ वक्त के पहले ही 15 साल पहले ही मैंने बताना शुरू कर दिया कि साइबर एडिक्शन, साइबर टेररिज्म, आने वाले समय में ऑनलाइन में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, एआई आने वाला है। 2010-11 से मैंने शुरुआत किया था इसके ऊपर, उसी पे मैं काम। तो 2010-11 में आप एआई के ऊपर में बातचीत कर रहे थे, और जबकि एआई जो है अभी कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि एआई का बड़ा बूम सा हो गया है, बड़ी उसकी चर्चा हो रही है। चर्चा पॉजिटिव भी हो रही है, चर्चा निगेटिव भी हो रही है। अब उसका असर किस तरीके से होगा ये तो आने वाले समय में जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन बता रहे हैं कि एआई का जितना इस्तेमाल होगा उससे ज़्यादा उसके दुष्परिणाम भी निकल कर सामने आएंगे। आपका अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल, कॉइन के दोनों साइड्स रहते हैं, सिक्के के दोनों पहलू रहते हैं। जो मेडिसिन पेन घटाती है वही मेडिसिन मारने में भी काम आती है, उसी एडिक्शन का भी पार्ट रहता है उसके अंदर में। हम सबके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ करें। बट क्योंकि अब जो आइडियोलॉजीज हैं, जो सोच है, वो बहुत बदलाव आ गए हैं, परसेप्शन बहुत चेंज हो गए हैं। तो इसलिए उसके दुष्परिणाम होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम सभी लोगों को अभी अंदाज़ा ही नहीं आ रहा है कि नॉर्मल लाइफ बोलते किसको है, किसे जीना है। तो ये कारण से आने वाले समय में इसके नेगेटिव होने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा है। पॉजिटिव तो है ही, पर नेगेटिव की ज़्यादा है, क्योंकि अगर मानसिकता ही बदल गई है,
जहाँ आज के समय में आप समाज में देखिए बच्चों के साथ जो उनका हीरो है वही गायब हो चुका है। अब वो विलेन को हीरो समझते हैं, यानी वो चाहते हैं कि पुष्पा में वो ना मरे, एनिमल मूवी चले, या मिर्ज़ापुर में जो मर्डर कर रहा है वो बच जाना चाहिए। तो हम सभी लोगों का हीरो बदल चुका है अभी। तो नेगेटिव जो है वो उस विलेन को अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इसका असर मानसिकता पे रहेगा। तो इसलिए पॉजिटिव चीज़ें करने में थोड़ी सी दिक्कतें रहेगी सभी लोगों को। क्या लगता है आपको कि किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे, ना केवल बच्चों के लिहाज से बल्कि जो एडल्ट भी हैं या अलग अलग लोग जो हैं जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई को बहुत ज़्यादा एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और वो बहुत यूज़फुल आपको बनाता है, आपका समय जो है वो बचाता है, पर किस किस तरीके से चैलेंजेस जो है एआई की वजह से सोसाइटी को झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि खुद की सोचने समझने की जो शक्ति है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है, समस्या का जो क्यों है या किसी समस्या को सुलझाने के जो तरीके हैं, वो हम धीरे धीरे वैसे ही खो चुके हैं बहुत साल से। अब पैरेलली जब चैट जीपीटी से या किसी प्रकार के एआई का जो भी टूल्स इस्तेमाल होगा, तो लोगों के अंदर में अभी खुद की समस्या सुलझाने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, व्यक्त करने की क्षमता, जो एक्सप्रेस करने की क्षमता, वो ख़त्म हो जाएगी। यानी आज भी कुछ बच्चे जो हैं वो अगर किसी को व्हाट्सएप मैसेज भी डालना है, इमोशंस एक्सप्रेस करना है, तो चैट जीपीटी से एक्सप्रेस करा के भेज रहे, वो खुद की फीलिंग नहीं है। यानी कोई ज़माने में जो ग्रीटिंग कार्ड था, है ना, उसमें भी ऐसे ही किया हम लोगों ने। फिर फॉरवर्ड मैसेजेस थे, वहाँ भी हमने वही किए। अब तो यहाँ पर टोटली चैट जीपीटी पर डिपेंडेंट है। प्लस साइमल्टेनियसली जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स हैं, साइंटिफिक इनोवेशंस हैं, कोडिंग है, बहुत कुछ सब एआई करके दे रहा है अभी। तो आने वाले समय में जैसे मोबाइल हमसे ज़्यादा स्मार्ट कहा गया, हम उतने स्मार्ट नहीं बचे, मोबाइल ज़्यादा स्मार्ट है। एआई हमसे ज़्यादा स्मार्ट क्रिएट हो गया अभी। तो आने वाले समय क्या होगा कि जब वो ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा तो वो हम पे कंट्रोल करने की बात करेगा। ये हो चुका है ऑलरेडी अभी, है ना। वो अपनी लैंग्वेज डेवलप कर देगा, वो खुद तय करेगा कि हम क्या करेंगे, हम नहीं तय करेंगे कि वो क्या करेगा। सारा सिस्टम उनकी तरफ से रन होगा। मशीन लर्निंग में, एआई के अंदर में, जब हम उनको सोचने की शक्ति दे रहे हैं, तो ट्रिलियन टीबी और डेटा इतना ज़्यादा डाल रहे हैं, इतना इंटेलिजेंस डाल रहे हैं उसके अंदर में, कि वो आम इंसान नहीं सोच सकता। वो ज़्यादा अच्छे से सोच पाएगा। इसीलिए सारे रोबोट्स में, सारे ह्यूमनॉइड्स के अंदर में अभी जो डर बना हुआ है, और एआई के लिए बीच में जो रिसर्च रोकी गई थी बड़ी कंपनीज ने, उसका रीज़न ये था कि इतना फास्ट पेस था, इतना स्पीड में कर रहे थे कि पूरी दुनिया घबरा गई थी इसके ऊपर कि इसे रोका जाए। पर 3-6 महीने रोका, उसके बाद फिर से चालू कर लिए। टेस्ला ने, सबने चालू कर दिया। 3-4 महीने रिसर्च बंद था सब कुछ, क्योंकि इतना फास्ट था कि अभी ये मल्टी डायमेंशन में, मल्टीवर्स में अलग अलग किस्म के दूसरी दुनिया ढूंढने की खोज करने लग गए। यानी बहुत एडवांस हो चुका है। जहाँ मैं और आप अभी सोचेंगे उससे कई लाख किलोमीटर आगे ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। पर हम लोगों को किस तरीके से देखना चाहिए एआई को? उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा देखना चाहिए, नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए? क्योंकि दोनों ही पक्ष है, जैसे आपने कहा कि सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक जगह कहीं मैं किसी की सुन रहा था बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो उनका ये कहना है कि एआई के पास में, एआई सब कुछ वो कर लेगा जो हम अब तक करते आए हैं या हम पहले करते आए हैं। एक चीज़ जो है वो नहीं हो पाएगी कि इमोशंस जिस तरीके से ह्यूमंस के पास में होते हैं, वो इमोशंस जो है वो आप एआई के माध्यम से नहीं ला पाएंगे। पर इसको देखने का नज़रिया हमारा किस तरीके से होना चाहिए? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कई प्रोजेक्ट्स में, इवन कि इंडियन गवर्नमेंट भी जो है कई चीज़ों में जो है वो एआई पर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ा रही है, क्योंकि उसे भी लार्ज स्केल में एक तरीके से सोसाइटी को सर्व करना है। तो किस नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि दोनों पक्ष है, एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है, तो ज़्यादा चर्चा किसकी हो रही है या किस पक्ष की तरफ हमें ज़्यादा रुख करना चाहिए? ज़्यादा चर्चा पॉजिटिव की तरफ ही हो रही है। कारण ये कि जो लॉबी है, जो इसका पूरा सिस्टम है, वो पॉजिटिव, जैसे ऑनलाइन साइबर के अंदर में भी नेगेटिव बात जो करते हैं तो उनको हटा ही देते हैं, उनका तो चर्चा ही नहीं होती, उनके पॉडकास्ट भी डिलीवर नहीं होते कहीं भी, क्योंकि मान ली वो नेगेटिव बात कर रहे हैं तो कहीं किसी एल्गोरिदम में आते ही नहीं है। वैसे एआई के अंदर में पॉजिटिव पार्टी है। और अगर देखा जाए तो, अगर आपने कहा पॉजिटिव साइड क्या है, मेडिकल साइंस के अंदर में भी एआई बहुत काम में आने वाला है। अभी जैसे गूगल ने लाया है, इवन वो एक्सरे, MRI, CT स्कैन भी पढ़ने की क्षमता ला ली उन्हें। एग्जैक्ट डायग्नोसिस 0.001% का उसमें एरर है इसमें। इस प्रकार के अभी मेडिकल डायग्नोसिस, एजुकेशन सेक्टर, सब जगह पर
साइंटिफिक इनोवेशंस, बहुत सारे एस्ट्रल इनोवेशन, बहुत जगह पे वो एआई अभी बहुत आगे रहेगा, उसके अंदर काफ़ी कामगार रहेगा। जो कई साल लगते थे किसी चीज़ में, वो मिनटों और सेकंड्स में वो पूरा आउटपुट निकाल के दे देगा। इसमें तो ऑब्वियसली साइंटिफिक जगह पे फ़ायदा है। जहाँ इमोशंस की बात आती है यहाँ पे, है ना, वहाँ गड़बड़ है। यानी आज अगर हमें एक्सप्रेस करने के लिए रोका गया, जिस प्रकार से अभी कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि बच्चे लोग मोबाइल पे अधिक रह रहे हैं, और जब मोबाइल छोड़ के जब किसी से मिलने जाते हैं तो बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें आदत है व्हाट्सएप पे बात करने के लिए, इंस्टाग्राम पे बात करने की, तो रूबरू बात करने का उनका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। चुपचाप बैठे रहते हैं। आप किसी कैफ़े में जाएंगे तो वहाँ अगर आपको टीन जेनजी दिखेंगे, आपको अल्फा जेनजी जनरेशन, वो सब साथ में बैठे हुए हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं आपस में। फिर वो घर जाते हैं, फिर कॉल करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि उन्हें आमने सामने बात करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो गई। वैसे ही यहाँ पर भी होगा कि जब उनकी क्षमता जो है, जो नेचुरल वे में इवोल्यूशन ने हमको दिया हुआ है, वो धीरे धीरे हम डिग्रेड करते हुए जाएंगे और मोर एंड मोर हम मशीन के डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो तकलीफ देगी अपने को बस। पर एक चीज़ अब जो है, जिस तरीके से जनरेशन बदल रहा है, एक बात ये भी थी कि कहीं हमारे या आपके समय में भी हमारे दिमाग की जो मेमोरी थी, वो उसको शार्प बनाने के लिए हम तरह तरह के जो है वो क्या कहते हैं उसको, बातों को जो है वो आत्मसात करते थे। चाहे वो पहाड़े पढ़ना हो या अपने मतलब दिमाग की जो गति है उसको बढ़ाने के लिए या उसके स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन एक तरफ अब ये दिया जाता है कि अब जब आपका जीवन इतना आसान हो गया है, आपके पास में मोबाइल है, आपके पास में एआई आने वाला है, उसको आप यूज़फुल हो गए हैं या आने वाले समय में बहुत एडवांस वर्जन में आप जो है इसके लिए यूज़फुल हो जाएंगे। तो ये जो बात कही जा रही है कि हमारा दिमाग एक तरीके से ख़त्म होते जा रहा है। पुराना जो पैटर्न था वो दिमाग के स्टोरेज को और आपकी क्रियाओं को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता था, अब वो चीज़ नहीं है। अब की जनरेशन के लिए आपको लगता है कि उस तरीके का पैटर्न इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जो आप और मैं बचपन में किया करते थे, या टेक्नोलॉजी के साथ में चलने की ज़रूरत है? पॉसिबल उसकी संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन करना चाहिए, और कुछ देश करने के ऊपर में उतारू भी हैं अभी। अब ऑस्ट्रेलिया ने जैसे बैन कर दिया 16 साल के बच्चों के नीचे ले सोशल मीडिया। कुछ और कंट्रीज़ भी अभी उसी रास्ते पे चल रही है। यूके इज़ प्लानिंग नाउ कि किस, और आने वाले 8-10 सालों के अंदर में इवन स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड के ऊपर में भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि वापस से हम चौक और बोर्ड पे आएँ क्या। ये चल रहा है बहुत सारे देशों में, और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि कुछ समय के बाद शायद हम वापस धीरे धीरे लौटने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हाँ, उसके पीछे के रीज़न्स हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक पे मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि कहाँ से शुरुआत होती है। तो जब हम बात करते हैं साइबर की, जब हम बात करते हैं मोबाइल स्क्रीन टाइम को लेके, ये सिर्फ किसी प्रकार के एक्सेसिव टाइम या बच्चा समय वेस्ट कर रहा है इसकी चर्चा नहीं है। इसके पीछे की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो ये कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई है, हम क्यों इतने चिंतित हैं। मैं एज अ साइबर साइकोलॉजिस्ट जो मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मेरा चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय ये है कि बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है, सिर्फ ये है, या कुछ और सामाजिक चिंता भी है? तो इसके पीछे मैं सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा एक मिशन है जिस पे मैं चल रहा हूँ, और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट में मेरी वर्किंग चल रही है। किस तरह की कॉन्स्पिरेसी? सो कॉन्स्पिरेसी ऐसी है कि ये गए कुछ सालों से एक पर्टिकुलर कंट्री, हम कहें अपने आसपास की कंट्री, जैसे काफ़ी बड़ा परेशानी है हमारी ग्रोथ के साथ में, और वो बहुत भरसक कोशिश ही कर रहा है कि किसी वे से हम इस देश के अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, सिविल अनरेस्ट कर रहे हैं, सिविल वॉर क्रिएट कर रहे हैं आपस में। प्लान ए शुरू किया, सिविल वॉर करने की, प्रोटेस्ट कराने की कोशिश किया, वो अनसक्सेसफुल रहा। प्लान बी जो रहा सेकंड वाला, उसमें उन्होंने क्या किया कि कहा कि इनके जड़ों को, इनके जो रूट्स है, इसे हम ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो माध्यम ढूंढा, किस माध्यम से हम ऐसा कुछ करें जहाँ पर आने वाले समय में ये जनरेशन जो पूरी है ये पूरी बर्बाद हो जाए। जिस प्रकार से पंजाब के बॉर्डर पे हुआ कि फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से गांजा अफीम पाकिस्तान ने फेंका बॉर्डर से, और पंजाब कुछ सालों के अंदर में ही हम अपने हाथ से निकल गए, क्योंकि वहाँ हर घर में हर जगह पर ड्रग्स का प्रचलन हो गया। इधर ड्रग पैडलर है या ड्रग माफिया बढ़ गया वहाँ पर। वैसी सेम इस जगह पे भी उन्होंने सोचा कि बेस्ट माध्यम ये है कि हम साइबर के माध्यम से इनके घरों में घुसे। और साइबर से माध्यम से घुसने के लिए उन्होंने क्या किया, जो कंटेंट है उस कंटेंट पे कंट्रोल किया है।
कंटेंट पे कंट्रोल मतलब उन्होंने ऐसे कंटेंट बनवाए हैं सब तरफ से, पैसा देकर, फंड करवा के, सब कुछ इन्फ्लुएंसर्स से लेके, ब्रॉडकास्टर्स से लेके, सब जगह पर, जहाँ पे वो बच्चा अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहा हो, जहाँ वो अपने देश के बारे में बात कर रहा हो अगेंस्ट में, जहाँ किसी और धर्म के बारे में वो नेगेटिव बात कर रहा है, जहाँ किसी और धर्म के अलावा अपने धर्म की मजाक उड़ा रहा है वो। तो इस तरीके का कंटेंट बाहर से बन के आ रहा है या अपने इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा अपने है? इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन पैसा जो है उस कंटेंट के लिए वो पंप किया जाता है। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि पहले तो कंटेंट क्रिएटर्स के पास इतने पैसे थे ही नहीं। मैं खुद 25 साल से प्रैक्टिस में हूँ, 2600 वर्कशॉप कर लिया, लेकिन अभी तक मेरा कंटेंट 5-5 लाख की, 10 लाख की वीडियो का कंटेंट ही नहीं आ पाया मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी पैसा लगता है उसके अंदर में। तो फिर ये जो छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर्स थे, इनके पास में अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया कि उन्होंने हर दूसरे तीसरे दिन नए नए वीडियोस बनाने डाल दिए। कहीं ना कहीं से फंड हुआ, फिर लोग उसको वीसी कैपिटल, ये कैपिटल, दुनिया भर के नाम देके उनको दिए गए। और ये कंटेंट के अंदर में जो नैरेटिव्स हैं, जो आज सब तरफ अपन सुनते हैं, प्रोपोगंडा है, नैरेटिव जो स्टोरी है, वो टोटली हमारे कल्चर के, हमारे देश के, हमारी पेरेंटिंग के, हमारे समाज के टोटली अगेंस्ट है वो। अब ये सब देखने के बाद में बच्चों ने इन सब चीज़ को नॉर्मल मानने लग गए कुछ समय में। तो लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद में बहुत बड़ा फ़र्क आया। 2018-19 तक मैं जब स्कूल्स में वर्कशॉप के लिए जाता था, तो मैं वहाँ पूछता था कितने बच्चों को एंजाइटी है, कितने बच्चों को ओवर थिंकिंग है। हार्डली कुछ बच्चे ओवर थिंकिंग पे हाथ ऊपर करते थे। 23, 24, 25 में अगर 500 बच्चे बैठे हैं तो 500 के 500 ओवर थिंकिंग पे हाथ ऊपर करते हैं। तो आखिर ये 5 साल में हुआ क्या कि बच्चों को इतनी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, सुसाइडल टेंडेंसीज, गुस्सा, चिड़चिड़, रात को सो नहीं रहे हैं, सुबह उठ नहीं रहे हैं, स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं, वेप कर रहे हैं, दुनिया भर की समस्या उनके साथ में। सबसे इम्पॉर्टेंट गाली गलौज, लैंग्वेज। जो दर्शक पेरेंट्स सुन रहे हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके घर में सबसे बड़ी समस्या होगी कि बच्चे ऐसी गालियाँ दे रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, कि उनके लिए भी ये नॉर्मल हो गया, क्योंकि कंटेंट के अंदर में गालियाँ बहुत है। अब उन्हें लगता है ये सब कुछ नॉर्मल है। जेंडर आइडेंटिटी की समस्याएं, वो भी बच्चों के साथ बहुत सारे हो गए। हर 2-4-6 दिन के बाद कोई ना कोई बच्चा मेरे पास आता है, कहता है सर मेरे को कन्फ्यूजन है मेरी आइडेंटिटी को ले गए। कब कहाँ देखा? बोलते ऑनलाइन देखा, मैंने चेकलिस्ट देखा, मुझे लगा शायद मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। तो ये क्या हुआ है ना कि हमारे पूरे बच्चों के अंदर में पेरेंट्स से लेके, स्कूल से लेके, टीचर, हर जगह पर एक क्वेश्चन मार्क डाला गया, अनसर्टेनिटी डाला गया, ताकि उन्हें लगे कि ऐसा कि हमारी लाइफ सही नहीं चल रही है। प्लस ये भी लगे कि किसी और की ज़िंदगी हमसे बेटर है। तो बच्चे उसके अंदर में दूसरे की कार देखकर, दूसरे का वेकेशंस देखकर, दूसरे को कपड़ों को देख के, उनके ब्रांड्स देखकर वो बार बार घर में डिमांड कर रहे हैं, बार बार अपने माँ बाप के साथ उनकी कलेश हो रहे हैं घर के अंदर में। इससे घर का वातावरण ख़राब हो रहा, बच्चे पढ़ नहीं रहे। साथ ही साथ कुछ इंटरनेशनल और भी कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं, नैरेटिव्स ऐसे हैं, जहाँ उन्हें बताया जाता है कि कौन कहता है आपको सुबह उठना, कौन बोलता है स्कूल जाना चाहिए, आपसे कौन कहता है आप पढ़ाई करिए, शादी करिए, बच्चे पैदा करिए। ये सब गलत है और एक किसी ने आपको गलत स्क्रिप्ट दिया है। जो बच्चे सुन रहे हो अच्छे से जानते हैं मैं किसके बारे में बात करूं। किसी ने आपको स्क्रिप्ट दिया है और ये स्क्रिप्ट देके आपको उल्लू बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, वर्ल्ड के जितने अमीर हैं वो सब अनपढ़ है, तो आपको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बच्चे अब ऐसों को रोल मॉडल मानने लग गए जहाँ उन्हें लगता है कि पढ़ाई करके क्या फ़ायदा, बिलीनियर बनना चाहिए, मिलीनियर बनना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। तो कन्वेंशनल कोर्सेज के लिए, कन्वेंशनल जॉब्स के लिए बच्चे अवेलेबल ही नहीं है अभी। जो जेंजीज की अभी प्रॉब्लम देख रहे हैं वर्क प्लेस पे, काम ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें लगता है हम बिजनेस करें, ये क्या हम किसी की नौकरी कर रहे बैठ के। तो वर्क प्लेस पे अट्रीशन बढ़ गया, वर्क फोर्स ख़राब हो गया, इससे इकोनॉमी पे फ़र्क आएगा। तो हर जगह पर जो नैरेटिव्स और प्रोपोगंडा है उन्होंने सोच के ऊपर में अटैक किया है। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे 1800 के आखिरी में, हमारे गुरुकुल ख़त्म कर दिए, हमारा कल्चर ख़त्म कर दिया, 2 चीज़ें हमारे ख़त्म किए। ऐसा ही सेम अभी साइबर के माध्यम से हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजी को ख़त्म किया जा रहा है, जो किसी पेरेंट को, किसी को अंदाज़ा नहीं आ रहा है कि ये गेमिंग एडिक्शन की बात नहीं है। ये बेसिकली उनकी सोच को ख़त्म करने की बात है कि अभी 4 साल हो चुके हैं उस प्लान को, और 6 साल पकड़ लीजिए। प्लान पूरा ये है कि 10 साल में बच्चे ऐसे ज़ोंबीज़ बन जाएं कि ना तो वो साइंटिस्ट बने, ना वो डॉक्टर बने, ना अपने देश के काम आए, ना अपने माता पिता के काम आए। पर ये आप कह रहे हैं, ये जो तर्क है, फिर इसको तोड़ने के लिए हमारी तरफ से क्या किया जा रहा है? पर सोशल मीडिया का जब हम दुनिया देखते हैं तो उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो कंटेंट हैं, मतलब आपने एक बात तो बताई कि बच्चों के मन में इस तरीके से चीज़ें जो है वो डाली जा रही है, पर
कंटेंट इस तरीके से भी तैयार हो रहा है कि माता पिता का आपको सम्मान करना चाहिए, हमारे गुरुकुल की परंपरा किस तरीके से। और एक चीज़ तो मैं ये भी नोट कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअल कंटेंट जो है वो बहुत व्यापक तरीके से मौजूदा दौर में हमें दिखाई दे रहा है, और ख़ास बात ये है कि यूथ भी जो है वो उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो दो तरह के मेरे सवाल हैं कि क्या किस तरीके का हम तोड़ निकाल पा रहे हैं, क्या हम उस पर सफल हैं, जिस तरीके से अटैक हो रहा है उसका तोड़ निकालने के लिए हम सफल हैं, और क्या नई जनरेशन जो है जिस समस्या का आपने जिक्र किया उसका तोड़ निकालने के लिए भी कंटेंट अब तैयार हो रहे हैं क्या? नहीं, अभी तक उसको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर तरीके से तो नहीं हो रहे हैं, यानी अभी तक कोई इस पे गंभीरता से किसी ने सोचा नहीं है, और हम लोग ला रहे हैं। नागपुर वर्ल्ड में पहला सेंटर रहेगा जहाँ पर हम साइबर साइकोलॉजी का रिसर्च सेंटर ला रहे हैं अगस्त में। 2 महीने के अंदर हम लोग का सबसे बड़ा सेंटर आ रहा है, जिसमें हम नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा के ऊपर में रिसर्च सेंटर्स पुटअप कर रहे हैं। ये वर्ल्ड का फर्स्ट रहेगा, और वहाँ हम लोग उसका एंटीडोट निकालने वाले हैं। बट अभी जो करंटली जो आपने कहा स्पिरिचुअलिज्म का और सबका जो बढ़ रहा है, उसमें भी 2 किस्म की चीज़ें। एक उसके अंदर में अगेन ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, जहाँ पर बच्चों को बहुत सुपरस्टिशियस बनाया जा रहा है। छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे मेरे को कहते हैं कि हाथ में आर्ट लिखने से सर मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, मैं बेलीफ के पत्ते पे ऐसा करूँगा, कपूर जला लूँगा तो मेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और हाथ में मैं क्रिस्टल पहन लूँगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ये स्कूल के 2nd, 3rd, 4th के बच्चे भी अभी ये मेरे से पूछते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं कि कई हद तक कि उनको थोड़ा इरेशनल भी बना रहे हैं, इलॉजिकल भी कर रहे हैं। जो जनरेशन साइंटिफिक होनी चाहिए थी उन्हें हम थोड़ा नॉन साइंटिफिक तरीके भी बढ़ रहे हैं। और कुछ अडल्ट लेवल के लोग हैं कि ठीक है बराबर है, उन्हें उनके पूजा पाठ के तरीके या कौन कौन से त्यौहार कब रहता है, इन सब चीज़ों पे भी कुछ लोग काम करें, जो कि पहले नहीं था। अच्छी बात है, उससे स्पिरिचुअलिज्म में फ़र्क आया है। कुछ यंग जनरेशन मंदिर जाना शुरू कर लिए हैं, अपने अपने धर्मों में जा रहे हैं वो लोग। बट एक तबका है कम एज के बच्चों का, जिनका ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, सही गलत का उनका अंदाज़ा उनको अभी तक नहीं है, वो सिर्फ ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, है ना। अपनी किताबों में कुछ लिखते हैं, एक पर्टिकुलर कोई मंत्र लिख दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बोलते ये करने से हो जाएगा, ट्यूशन नहीं जाऊँगा चलता, पढ़ाई नहीं करूँगा चलूँगा, बस मैंने लिख लिया ना ये, अब मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो कर्म से छोड़ के वो ज्ञान योग की तरफ बढ़ते चले। पर आजकल ये भी बहुत कहा जाता है कि आजकल के जो बच्चे हैं या जो जनरेशन है वो बहुत शार्प है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रिप कर लेना, उनकी सोचने की क्षमता, उनकी क्रिया करने की, रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। एक दिक्कत ये भी जो वो दिखाई दे रही है कि मेंटली तो बच्चे स्ट्रांग हो रहे हैं पर फिजिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है? और मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं कि वाकई आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। दोनों में ही गड़बड़ है इस वक्त में, दोनों में गड़बड़ है। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं कि जनरेशन की बात करते हैं, तो 5 जनरेशन्स घर में अवेलेबल है। सभी लोग, आप लोग समझ सकते हैं, घर में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 5 जनरेशन अवेलेबल है। एक जनरेशन है 1945 टू 60 के बीच की जनरेशन, इसे कहा जाता है बेबी बूमर जनरेशन। ये बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, सास ससुर घर में हैं, जो बड़े मैथोडिकल, सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन लोग हैं ये घर के अंदर में, और 8:30 बजे अपना डिनर कर लेते हैं, 8:30 बजे अपना सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, सिस्टमेटिकली समय पे सोते हैं। लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले लोग। और इनके ज़माने में सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इन्होंने पाई की मोहताजी देखी, पार्टीशन देखा, सब कुछ देखा उस ज़माने में, आज़ादी की लड़ाई देखी। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक रहते हैं, बहुत कुछ सीखने लायक है इनसे घर में कि हम कम में बम ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। पर घर वाले सीखते नहीं उससे। लॉकडाउन में भी हमने चूक गए हम इनसे सीखने का। 1945 टू 60 टू 80 के बीच की जनरेशन है, इसे बोलते हैं जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स वो है जो देवानंद राजकुमार की मूवी देखी थी, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना की मूवी देखी हुई, रोमांटिक एरा वाली मूवी जिन्होंने देखा, जिसके समय पे प्राण ओम प्रकाश बोलता था घर से बाहर निकाल दूंगा, बेदखल कर लूँगा, और वो निकल जाता था, और मूवी के एंड में आता था, माँ मैं बड़ा आदमी बन गया, मैं BA पास करके आया। ये वो जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर स्किल वाला था, कहता था मुझे आप लोगों के जैसा नहीं रहना, 45 टू 60 जैसा, मुझे कुछ बड़ा करने का है। ये वो जनरेशन, इनका अथॉरिटी ट्रस्ट के लिए थोड़ा सा कम होता चला गया था। ये परिवार से विभाजित होना शुरू हो गए थे उस वक्त। 60 टू 80 के बाद 80 से 2000 के बीच की जनरेशन, इसे बोलते हैं मिलेनियल्स, जनरेशन वाई। संभव बहुत सारे पेरेंट्स अभी इसी जनरेशन की ज़्यादातर मिलते हैं। वाई जनरेशन, ये मल्टीटास्किंग जनरेशन, एक समय पे 3-4 काम करने वाली जनरेशन, हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए, बातें करते हुए वॉक करने वाली जनरेशन, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए डिमांड किया कि 95% मार्क्स आने चाहिए सबके। इसके पहले की जनरेशन 70% आ गया तो डिस्टिंक्शन, मतलब कॉलोनी का हीरो। पर ये जनरेशन है जिन्होंने कहा कि सबके 95% आने चाहिए।
और ये जनरेशन जो है, इन्होंने अपने बारे में इंफॉर्मेशन बहुत शेयर करना शुरू किया। इन्होंने अपने बच्चों के लिए पार्टिसिपेशन की भी ट्रॉफीज़ मांगी। पहले वाले सिर्फ विक्ट्री पे ट्रॉफी मिलती थी, इन्होंने कहा नहीं पार्टिसिपेशन की भी ट्रॉफी चाहिए। और ये जनरेशन वो है जिन्होंने कहा कि हम अथॉरिटी की इक्वल है, क्योंकि इनके समय पे इंटरनेट आया, टीवी आई, सब कुछ आया। जनरेशन मिलीनियल्स, जो कि सब आप सुनते हैं मिलीनियल्स वर्ड को। उसके बाद की जनरेशन है 2000 से 2010, ये है जेन ज़ी। ये पहले दिन पे अपना हाथ खोल देती है डिलीवरी पे। प्यूबर्टी 8.5 साल में आ गई है इनकी। और बहुत ही होशियार जनरेशन। ये क्लाइमेट के बारे में सोचती है, ये इन्वायरमेंट के बारे में सोचती है, ये पानी के बारे में सोचती है, ग्लोबल क्राइसिस के बारे में सोचती है। पर माता पिता नाराज़ होते कि हमारे बारे में नहीं सोचता ये कमरा बंद करके, कड़ा लगा के, अंदर में ईयरफोन लगा के बैठने वाली जनरेशन डाइनिंग टेबल पे लाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। बड़ा ग्लोबल जनरेशन है ये, बहुत ही ग्लोबल क्राइसिस के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानता है, होशियार है जो आपने कहा। ये मान के चलिए 4G है वो। 2010 के बाद की जनरेशन, इसे बोलते हैं अल्फ़ा। अब ये जनरेशन और आगे है इससे भी, ये 5G है। तो ये तो और एप्लीकेशन वाली जनरेशन है। ठीक है, अगर हम पांचों जनरेशन का डिवीजन देखें तो रिलेशनशिप में पांचों का डिफरेंस है कि बेबी बूमर्स ने बगैर चेहरा देख के शादी कर लिया। जनरेशन एक्स ने 60 से 80 के बीच वालों ने अंडर ग्रेजुएशन में प्रपोज किया। वाई ने 11वीं 12वीं में प्रपोज किया। जेन ज़ी ने 8वीं 9वीं 10वीं में प्रपोज किया। और अल्फ़ा जो है वो क्लास 1 में प्रपोज कर रहा है स्कूल में। क्लास 2 के बच्चे हैं मेरे पास जिन्हें पॉर्न देखते पकड़े गए। 3rd और 4th के बच्चे हैं जो न्यूड सेल्फीज एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। 4th 5वीं के बच्चे सब्सटेंस एब्यूज़ में, वेपिंग में फंसे पड़े हुए हैं। उसके बाद 2025 के बाद के बच्चे जो है, जो अभी पैदा हुए हैं, इसे बोलते हैं बीटा। ये 6G जनरेशन है, ये और एडवांस जनरेशन है। अच्छा, तो एक प्रकार से अगर घर में भी दादा दादी बच्चे ताऊ सब बैठे हैं तो ये समझिए कि 6 जनरेशन एक घर के अंदर में अवेलेबल है। अब सबका इंटेलिजेंस अलग है। ये 6G है, 5G, 4G, माता पिता 3G और 2G। गति का फ़र्क है, समझने का फ़र्क है। ये 2 जनरेशन जो गए अभी है, जेन ज़ी और अल्फ़ा, ये अप्लाइड जनरेशन, एप्लीकेशन बहुत अच्छे से आता है। ये शॉर्ट में समझ जाती जनरेशन है ना। पिताजी ने बच्चे को बुलाया, बेटा इधर आ। वो आते आते समझ जाता कि ये कहानी का अंत पढ़ाई रहने वाला है। ये अंत में पढ़ाई की बात करने वाले। तो पिताजी अपनी पूरी स्टोरी बताते। मैं गांधीबाग से यहाँ तक 1 रुपये की साइकिल लेके स्ट्रगल करते हुए आया, 8 आने का समोसा खाया, पेट को चीर चीर के तेरे को बड़ा किया। बच्चा रिलेट ही नहीं कर पाता उस चीज़ से। बच्चा बोलता ना मैंने 1 रुपये की साइकिल देखी और नहीं मैंने वो 1 रुपये का समोसा खाया। हाँ, तो मैं आपकी स्टोरी से रिलेट कैसे करूँ? बोलता पिताजी मैं समझ गया ना आप क्या बोल रहे हो, पढ़ाई करनी है ना, कर लूँगा ना, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तो माता पिता बोलते हमारी सुनता ही नहीं है। पर ये तुरंत समझने वाली जनरेशन, फटाफट। इनके साथ दिक्कत कहाँ है जब मेंटल टफनेस की बात आती है? ये ओवर थिंकिंग में चली गई है। हर चीज़ का पोस्टमार्टम करते हैं, हर चीज़ के ऊपर में इनके पास में 3D एंगल है हर चीज़ का, जो पहले नहीं था। हम लेट गो फीलिंग के साथ निकाल लेते थे, है ना। मन पे बहुत जल्दी ले लेते हैं किसी भी चीज़ को। जहाँ हमें लगता है कि भाई ये लोग लेट गो वाले हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ दे रहे, नहीं, ये मन पे ले रहे हैं बहुत बातों को। क्लास 1 और 2 के बच्चे भी पूछते मेरे से, सर इमोशनल रेगुलेशन कैसे करना, जो कि मैंने वर्ड पीजी में सीखा। वो क्लास 1 और 2 के बच्चे पूछते हैं। 3rd 4th के बच्चे तो ओवर थिंकिंग के ढेर क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, को करियर का टेंशन 3rd 4th में। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनका कोपिंग मैकेनिज्म्स, ये दोनों डाउन हो गए, झेल नहीं पा रहे। थोड़ा भी डांटो तो डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, मोबाइल छीन लो तो सुसाइड कर ले रहे हैं, हेड बैंगिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इनकी आइडियोलॉजीज बदली हुई है। इनके हिसाब से किसी और की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट को, मैं खो दूंगा कोई चीज़ को ज़िंदगी में, मेरे पास कुछ नहीं है, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा है। आप उनसे बेस्ट से बेस्ट सामान लेके दीजिए, अगले दिन नए सामान की लिस्ट ला लेते हैं। आप अच्छे से अच्छा खिलाइए, फिर कुछ और ऑर्डर कर लेंगे। कहीं भी संतुष्टि नहीं आ पाती इनके साथ में। और पहले ऐसा था कि हमारे समय में ये था कि यार ये फली तारीख को पिताजी की तनख्वाह होती है, तो बस ये 1-2 दिन में जब पिताजी तनख्वाह लेके आएंगे तो हमारे लिए ये अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। और वो बिल्कुल फिक्स रहता था, पूरे ईयर का चार्ट फिक्स रहता था कि आपको कब क्या, किस किस समय में क्या मिलेंगे, आपको कपड़े कब नए मिलेंगे, जूते कब नए मिलेंगे, नाश्ता किस दिन अच्छा आएगा। पर अब तो ये हो गया कि अब माँ बाप जा रहे हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके जा रहे हैं। तो ये जो सारा का सारा चेंजेस है, ये साइबर साइकोलॉजी से ही रिलेट कर रहा है क्या? ये साइकोलॉजिकल चेन किस तरीके से इसको हम जोड़ सकते हैं? देखिए ऐसा है कि ये समझिए कि 75 सालों के अंदर, लास्ट 75 ईयर्स के अंदर में, एक 1947-48 के अगर हम पकड़ के चले, आज़ादी जब अपने को मिली, भरा पूरा एक 20-25 का परिवार
70 में आते आते 12-15 का हुआ, 80 में आते आते हम दो हमारे 2 पे हो गया, 90 में आते आते हम दो हमारे 1 पे आ गया, 2000 पे आते आते डिंक ग्रुप डबल इनकम नो किड पे आ गया, बच्चा भी गायब हो गया, 2000 के बाद आते आते लिव इन रिलेशनशिप पे आ गया कि अभी शादी की भी आवश्यकता नहीं है, 2005 और 10 तक आते आते सिंगलहुड के कॉन्सेप्ट पे आ गया। अभी 95 से 2000 के जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो उनकी शादियों की बहुत तकलीफ चल रही है, वो शादी नहीं करना चाहते हैं। 25 और 30 साल के जो लोग हैं अभी सिंगलहुड चाहिए उनको, हम घूमेंगे ट्रैवल करेंगे घूमेंगे, हमें शादी नहीं करना, जिम्मेदारी नहीं लेनी है, तो सिंगलहुड पे आ गया। सिंगलहुड के बाद में 2010 के बाद जैसे व्हाट्सएप आया जब, उसके बाद में मी सिंड्रोम पे आ गया, सेल्फ ऑब्सेशन, अपने आप को खूब सराहना, अपने आप को प्यार करना, तारीफ़ करना, ऑनलाइन पोस्ट करके लाइक्स इकट्ठे करना, खुद से ज़्यादा प्यार करने लग गए। और 2015 के बाद में जो जापान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसे कहते हैं हकीकोमोरी। हकीकोमोरी मतलब जापान में मिलियंस ऑफ यूथ जो है उन्होंने अपने आप को रूम में कन्फाइन करके रखा हुआ है, कमरे के बाहर नहीं निकलते वो लोग, कमरे में खाते पीते वहीं बैठते हैं। और जापानीज़ गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया उनको बाहर निकालने के लिए, उन्हें सोशल एंजाइटी होती है, बाहर निकल नहीं पाते। मैंने 15-16 में ये देखने शुरुआत किया जब पेशेंट्स और क्लाइंट मुझे बताते थे कि पिछला महीना में निकला ही नहीं बाहर। मतलब किया क्या? बोले नेटफ्लिक्स पे बैठा था सर, अमेजन पे बैठा था। मतलब खाया क्या? स्विगी से जोमेटो से मैं कुछ खाना मंगा के घर पे, तुम बाहर क्यों नहीं जाते हो? सर मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। 15, 16, 17 तक मैं कंटिन्यूस लोगों को बोलता रहा कि क्या हम हकीकोमोरी की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता था 19-20 में बाद में लॉकडाउन लगने वाला है और जो हकीकोमोरी नहीं है वो भी हो जाएगा। तो ये जो पूरा जो चेन बना 75 सालों में, जो सीड्स बोए गए 75 साल पहले, वो कैक्टस रूपी समाज के रूप में सामने आ गया। नतीजा ये हो गया कि लॉकडाउन के समय में मोबाइल का सिनर्जी बना, हाथ में मोबाइल आ गया, यहाँ हम मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे थे, कोपिंग मैकेनिज्म कम हो रहे थे, और सडनली हाथ में मोबाइल का कंटेंट आ गया। ये दोनों टकरा गए और जो आउटपुट निकला वो ही निकला कि सोच पूरी बिगड़ गई। लोगों को लगा जो ऑनलाइन में ख्याली पुलाव हरियाली दिखाई जा रही है वो सच है, क्योंकि यहाँ का लाइफ तो चेंज है, और उसको सच मानने लग गए। पर बड़ा खतरनाक दौर है ये। पहले आज से 10 साल 15 साल पहले तक ही हम देखते थे कि एक घर में कितना भी बड़ा परिवार हो, एक टीवी रहता था, केबल के माध्यम से उसमें टीवी आता था, एक सीरियल उस समय में बड़ा प्रसिद्ध हो जाता था, उस सीरियल को देखने के लिए ही सही कम से कम सारा परिवार एक साथ आता था, आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड करता था, रामायण महाभारत इस तरीके के पात्रों को देखने के लिए। लगा अब तो ये हो गया कि नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन के दौर में सबके हाथ में मोबाइल आ गया और कंटेंट भी उनके हिसाब से जो है वो अवेलेबल है। तो ये एक बड़ी चुनौती जो है वो दिखाई दे रही है और इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में निकल कर भी सामने आएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि बच्चों की जो आज की स्थिति है उसको आप पेरेंटिंग को किस तरीके से जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। मैं मेरे पिताजी को देखता हूँ उनके पिताजी की भूमिका में, और मैं आज अपने आप को देखता हूँ मैं जब पिता हूँ उसकी भूमिका में, या और जो माता पिता हैं उनको देखता हूँ। मैं कभी अपने बच्चों के पेरेंट्स टीच मीट में गया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो वहाँ ये देखता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो टीचरों से झगड़ रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को आपने मार दिया, आपने डांट दिया, या बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको अगर कुछ लिख दिया तो आप ध्यान से नहीं पढ़ा रहे। इस तरीके की स्थिति जो है वो आ गई है। और हमारे समय में ऐसा होता था कि गलती हमारी भी है और पड़ोस वाले ने शिकायत किया तो कुटाई हमारी होती थी और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो अब के दौर में पेरेंटिंग भी बड़ा एकदम दिक्कत वाली बात हो गई, बहुत केयरिंग हो गए हैं पेरेंट्स, इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्या वजह क्या है? तो 1980 में यूएस में एक पेरेंटिंग की शुरुआत हुई थी, उसे कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में कैसा रहता है कि माँ बाप जो रहते हैं वो बच्चों के ऊपर मंडराने लग जाते हैं, उसका माइक्रो मैनेजिंग करने लग जाते हैं, हेलीकॉप्टर जैसे मंडराते हैं ऐसे मान के चलिए। और उन्होंने 30 साल के बाद 35 साल के बाद यूएस में उनको समझ में आया कि इन्होंने रॉन्ग पेरेंटिंग किया। कारण ये कि बच्चे वो उम्र से तो बड़े हो गए पर मानसिक रूप से बड़े नहीं हो पाए। और हम लोग क्योंकि गोरों के पीछे लगे रहते हैं, जो वो करते हैं बाद में हम भी उठा लेते हैं वो चीज़ को, तो 20 साल 30 साल के बाद वो पेरेंटिंग हमारे यहाँ शुरुआत हुई है। तो हमारे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग काफ़ी है अभी। तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में 2 किस्म की पेरेंटिंग रहती है। एक पेरेंटिंग रहती है जिसको बोलते हैं रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मतलब उनके पास में एक पैराशूट है और एक फर्स्ट एड की किट है मान के चलिए। वो बच्चे को नुकसान होने से पहले बचाने की कोशिश करते हैं, रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। और ये पेरेंट कभी भी यही मानते हैं कि मेरे बच्चे की गलती नहीं, गलती किसी और की है।
है ना, पड़ोसी की है, नातिन की है, नेफ्यू की है, नीस की है, बच्चे क्लासमेट की, उनकी गलती, मेरे बच्चे की गलती नहीं है। और ये अक्सर जाके स्कूल के अंदर में टीचर से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं कि हमारे बच्चे पे ध्यान दीजिए, करिए। और सेकंड वाला जो पेरेंटिंग हेलीकॉप्टर वाले में, जिसको बोलते हैं रैम्बो हॉक पेरेंट, इसके पास हमेशा AK-47 रहता हाथ में। ये क्या करता है, स्कूल जाने पे सबसे पहले टीचर को और प्रिंसिपल को गोलियां दागता है कि मेरा बच्चा गिरा कैसे, मेरे बच्चे के खाना क्यों नहीं खाया उसने, मेरे बच्चे के मार्क्स क्यों कम आए, खूब गोलियां दाग देता है। फिर प्रिंसिपल जब उनको बिठाती है, शांति रखिए सर, सुनिए मेरी बात, चाय पीजिए, उसके बाद जाके बोलते हैं हाँ मैम सही बात है, हम तो एक ही बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे, आप 3000 बच्चों को कैसे हैंडल कर, पर पहले गोलियां दाग देते। ये पेरेंट्स से टीचर्स बहुत डरती है, समझ जाते कि इसके मम्मी पापा नहीं आनी चाहिए स्कूल में। आजकल टीचरों का तो बड़ा डर हो गया पेरेंट्स का, डर बने रहते हैं उनके साथ में। तो ये इसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलते हैं। तो अलग अलग किस्म की पेरेंटिंग है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, एक है किस्म की पेरेंटिंग टाइगर पेरेंटिंग। टाइगर पेरेंटिंग में मतलब बच्चे को सुबह से रात तक इतने टाइट रूटीन में रखते हैं पेरेंट्स कि सांस भी सैटरडे संडे को लेता है बच्चा। तो उसके अंदर में पहले ये क्लास, फिर वो क्लास, उसके बाद में वायलिन क्लास, उसके बाद गिटार क्लास, उसके बाद डांस क्लास, फिर स्विमिंग क्लास, ऐसे करते करते रात तक उसको फुल पैक रखो। एक सुपर हीरो बनाने की सुपर कोशिश हीरो हो रही है बनाने आजकल बच्चों को। और तीसरा पेरेंटिंग जो है दैट इज नेचुरल पेरेंटिंग, फ्री रेंज पेरेंटिंग बोलते हैं। नेचुरल पेरेंटिंग जैसे आम और जाम का पेड़ रहता है, शेपलेस रहता है लेकिन फल खाने लायक रहता है ना। तो वो नेचुरल पेरेंटिंग रहता है बेसिकली, जहाँ हम लोगों को कुछ भी नहीं किया गया ऐसा, लेकिन धीरे धीरे हम बड़े हो गए और किसी से फल जनरेशन खाती रहेगी। तो नेचुरल पेरेंटिंग अभी तक सब जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में हैं या टाइगर पेरेंटिंग के अंदर में हैं। और गए कुछ सालों में क्या हो गया है, अगेन फिर वहाँ सोशल मीडिया का रोल आता है कि कंपटीशन पेरेंट्स की स्टार्ट हो गई है, बच्चों की नहीं है। अच्छा, है ना, रेस कोर्स में जैसे घोड़ा दौड़ाते हैं, घोड़ा आखिरी में घास ही खाता है, जीतने वाला जो है वो खुश होता है। ये पेरेंटिंग का आपस में कंपटीशन शुरू हो गया है, किसका बच्चा फर्स्ट आएगा, उससे वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसका बच्चा फर्स्ट आए, किसका बच्चा टॉप हो, ताकि वो बता सके, एक व्हाट्सएप ग्रुप में बता सके, है ना। अगर आप पेरेंट हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपके स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप होगा पेरेंट्स का, एक पर्टिकुलर कोई होमवर्क को लेके चर्चा आप देखिए उसके अंदर में 2-2.5 घंटे चर्चा चलती है, स्पेलिंग को लेके चर्चा चलती है, यानी वो बच्चे ने एडमिशन लिया है या मदर ने भी एडमिशन ले लिया है, साथ ही साथ सभी चर्चा करते हैं उसके अंदर में। उसका मतलब क्या हो गया ना, माइक्रो मैनेजिंग पे चले गए। क्योंकि उसका रीज़न था कि पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 5-7 बच्चे थे ना, एक हाथ नालायक निकलता तो चलता, अभी एक ही बच्चा है, तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, ये पेरेंटल एंजाइटी बढ़ गई है। तो जो बच्चा 2 किलो उठा सकता है, इसको 20 किलो उठाने को लगा दिए, जबकि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है। फिर शारीरिक रूप से क्या हो गया, अभी जैसे आपने कहा फिजिकल वाला एस्पेक्ट भी जो है कि गए कुछ समय से ये बच्चों की नींद बहुत ख़राब है। 5 साल में स्लीप का पैटर्न बहुत बिगड़ गया है। एवरेज अगर हम बात करें अच्छे स्कूल के बच्चों की या इवन एवरेज स्कूल के बच्चों की भी, तो जिनके पास कमरे अलग से हैं, तो ये बच्चे करीबन 3 से 4 बजे सुबह सो रहे हैं। जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं इस बात को बिल्कुल सोच सकते हैं कि आपके बच्चों का आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके बच्चे 4, पौने 4 बजे अपना स्टेटस डालते हैं सुबह ये में। कौन से उम्र के बच्चे हैं? सेकेंड ऑनवर्ड, फर्स्ट ऑनवर्ड, जो अलग रूम में रह रहे हैं सभी स्कूल्स में, उसमें कोई उम्र का तकाजा ही नहीं है अभी कि किस उम्र का बच्चा है। अभी उम्र का कोई मैटर ही तो नहीं। इतनी छोटी उम्र के बच्चे भी सोशल मीडिया में एक्टिव हैं और स्टेटस लगा रहे हैं, इस तरीके की स्थिति है। पेरेंट्स ने मोबाइल दिया हुआ है, पेरेंट का मोबाइल भी रात में रहता है उनके पास, खुद के भी मोबाइल से, और इसमें भी इनका कंपटीशन है कि जो लेट सोएगा सुबह तक वो हीरो है। यानी बच्चे अपना 3:45 AM 4:45 AM का स्टेटस डालते कि देखो आखिरी में सोया। तो रात भर ये लोग जो है जाग रहे हैं। जागने पे क्या हो रहा है, इनकी बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स, इनके केमिकल्स ब्रेन के बिगड़ रहे हैं। सुबह उसके 7:30-8 बजे स्कूल चले जा रहे हैं, तो ड्रूपी है, नींद पूरी हुई नहीं है, महीनों से नींद पूरी नहीं हो रही, स्कूल में जाके सो रहे हैं, डल महसूस कर रहे हैं। पहली क्लासेस जो हो रही है स्कूल में उनको समझ में नहीं आ रहा टीचर क्या पढ़ा रही है, इनका एकेडमिक वीक हो गया है, इनका मैथ्स वीक हो गया है। अभी आश्चर्य करेंगे आप, जहाँ पर इतने एडवांस AI की बाकी सब बातें कर रहे हैं, आज के बच्चे जो हैं अच्छे स्कूलों के बच्चों से लेके कॉलेज तक, इन बच्चों को 2:30, 3:30, पौने 3 नहीं बोलना आ रहा है, समझ में आ रहा है, घड़ी पढ़ना नहीं आ रही इनको। तो किस प्रकार का एजुकेशन, किस प्रकार का मेंटल डेवलपमेंट हुआ है जहाँ इनको घड़ी पढ़ना नहीं आ रही है। यूके में डिस्प्ले घड़ी जो है वो लगाना पड़ा है अभी उनको, एनालॉग घड़ी हटा दी उन्होंने। आप इंटरनेट पे चेक करें, एनालॉग घड़ियों को हटा दिया गया, डिस्प्ले घड़ी लगाई गई है ताकि बच्चे पढ़ सके उसको। ये अपने इंडिया में नहीं है, सब जगह पे चालू हो गया वैसा। तो कॉग्निटिव डिक्लाइन हो गया, इनकी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इनकी नींद बिल्कुल ठीक नहीं है।
और पेरेंट्स को अंदाज़ा ही नहीं है। कई पेरेंट डिनाई करते, कई बार मैंने जान पहचान में दोस्त भाई लोग हैं, उनसे कहता हूँ अरे भाई तुम्हारा बच्चा जो है वो सुबह 3:30-4 बजे का स्टेटस दिख रहा, नहीं वो तो नॉर्मल सो जाता है, 11 बजे सो जाता है, वो डिनाई कर लेते। मैं बोलता अरे वो 4:30 बजे उसने सुबह बालकनी का फ़ोटो डाला है, 5:15 बजे उसने सूरज का उगते का फ़ोटो डाला है, वो रात भर जागा है दोस्तों के साथ। आधी रात को पोहे मंगाते हैं, नागपुर का ट्रेंड है, आधी रात में पोहे आते हैं, मैगियाँ आती रात को आधी रात को। तो इनको अभी रात भर जागने का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इनका बिहेवियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, मैथ्स, पढ़ाई, सभी स्कूल के टीचर्स, सभी स्कूल के प्रिंसिपल चिंतित और हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में माँ बाप कुछ समझाना भी चाहें, डांटना भी चाहें, तो ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि माँ बाप ने डांट दिया, माँ बाप ने कुछ कह दिया, तो डरे गलत हुए स्टेप उठा लेते हैं। डरे हुए हैं सभी, बिल्कुल डरे हुए हैं। 12 साल की बच्ची 12 साल के बच्चे के साथ इन्वॉल्व है, और मदर कह रही है कि मैं इसलिए नहीं डांट रही हूँ कि मेरी बच्ची को पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, पैनिक अटैक आ जाएगा तो मैं इसलिए नहीं डांट पा रही हूँ उसको। 12 साल की बच्ची। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप को किस तरीके से व्यवहार रखना चाहिए और बच्चों पर किस तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये चुनौतियां तो हैं ही। सोशल मीडिया बहुत अलग तरीके से हमारे जीवन पर असर डाल रहा है, ये बिल्कुल तय बात है। सोशल मीडिया की वजह से बहुत तरीके की जो है वो तकलीफ़ें निकल कर सामने आ रही हैं। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया से भी एकदम से आप दूरी नहीं बना सकते, ना माँ बाप खुद ना अपने बच्चों को दूर कर सकते हैं। तो किस तरीके के रोल में माँ बाप को होना चाहिए, या क्या गुड पेरेंटिंग इस सिचुएशन में हो सकती है, आप अगर सजेस्ट करें? बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी से तो बिल्कुल दूर हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। आने वाले सारे प्रोफेशन टेक से कनेक्टेड है। जो बच्चे मेरे पास करियर के लिए भी आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आपको टेक के बगैर कोई करियर नहीं, एडुटेक है, मेडटेक है, सब टेक से कनेक्टेड है। और आज भी अपने को ओला उबर मंगाना है, खाना मंगाना है, सब टेक से ही है। तो बात ये नहीं है कि टेक से दूर होना है, पर रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करने की बात, उसमें पेरेंट्स एज अ रोल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम घर में क्या करते हैं। अब आप देखेंगे लॉकडाउन के बाद होना क्या चाहिए था, लॉकडाउन के बाद में कि लोगों ने इतने नियरली अपने लोगों को मरते हुए देखा, जाते हुए देखा। नहीं, सच में, मतलब कोविड के समय में तो चूंकि हम रिपोर्टिंग में थे और बहुत करीब से देखते थे, तो मैं ये सोचता था कि कोविड का ये जो दौर दुनिया में चल रहा है, इस दौर के ख़त्म हो जाने के बाद में जो स्थितियां देख रही हैं कि आपके पास में बहुत पैसा है, पैसा कोई काम का नहीं है, आपके पास में बहुत प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि कोई काम का नहीं, एक एक बेड के लिए लड़ाई है, आपके पास में कोई किसी को कहीं भर्ती कराने की नौबत आ जाए तो आप जुगाड़ लगा रहे हैं, आप अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर का इस्तेमाल होने के बाद में भी चीज़ें नहीं हो पा रही। तो मुझे लगा कि कोविड के बाद में अब दुनिया एकदम से बदल जाएगी, दुनिया के करीब आ जाएगी, लोग लोगों के करीब आ जाएंगे, पर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्थिति दिखाई नहीं दे रहा। अब तो जो चुनौतियां हैं वो दिखाई दी, उल्टा हो गया उसका। तो कोविड में लोगों ने अपने करीबी को देखा, पैसा काम नहीं आया ये भी देखा, सब कुछ देखा। तो होना तो ये चाहिए कि मिनिमलिज्म की तरफ चले गए रहते थे, है ना, कि कुछ काम का ही नहीं है सब कुछ। पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। लोगों ने इसका मैसेज ही अलग ले लिया। लोगों ने सोचा आज में जीना है, और लोग आज में जीने लग गए, और न तो कोविड की कोई बात करना चाहता है। आज कोविड के बारे में आप किसी से चर्चा करेंगे तो बोलता है इस बारे में चर्चा मत करिए, वो भूल गए। आज ही मैं किसी संस्था के साथ बैठा था, उन्होंने कोविड में बहुत लोगों को किट पहुँचाया, सब कुछ पहुँचाया, तो मैंने उनसे वही पूछा कि क्या आपको कोई याद करता है? कहते नहीं सर, मेरे को बहुत दुख है, किसी को भी याद नहीं मैंने क्या किया। मतलब क्योंकि कोविड के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता अभी इस बारे में। पर उस दौरान पे लोगों ने क्या कर दिया, माता पिता ने घर में जो सिगरेट पिताजी बाहर पीते थे उन्होंने घर में पिया। दारू का चलन बहुत बढ़ा। इनफैक्ट कोविड के बाद में अल्कोहल की सेल्स बढ़ी, कार की सेल्स बढ़ी। उसके बाद में इनफैक्ट वीकेंड गेटवेज सबसे ज़्यादा बढ़े। उसके बाद से लोग वीकेंड्स पे जाना शुरू किए, सातों दिन लोग बाहर खाना खा रहे हैं। फूड का जो आप देखेंगे कैफ़ेज़ कितने खुले हैं उसके बाद से, तो लोगों ने बाहर खाना पीना ज़्यादा चालू किया इनफैक्ट उसके बाद। तो कोविड के बाद में लोगों की जो आइडियोलॉजी हुई वो टोटली चेंज हो गई। उस दौरान पे जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी कोविड के समय, जो डेथ को लेके लोगों का जो फीलिंग आनी चाहिए थी कि नहीं कोई अपना जा रहा है, या उसके बाद कोविड के बाद लोगों सोचे कि नहीं यार हमने किसी को देखा है जाते हुए, आज कोई जाएगा तो मैं उसके लिए भावुकता रहेंगी। उल्टा हो गया, लोगों ने इसको नंबर मानना शुरू कर दिया। अब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब क्या हुआ है कि बच्चों ने अपने घर में ही देखा, दारू पीते हुए, सिगरेट, हुक्का, बातें करते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, टेलीफोन पे माँ बाप को बातें करते हुए, टैब इस्तेमाल करते हुए, सब कुछ गैजेट्स देख लिया उन्होंने।
प्लस स्कूलों ने कहा उस वक्त में कि ऑनलाइन करिए, तो बच्चों की आइडियोलॉजी आ गई कि आपने पहले मना किया, अब तो आप खुद ही करा रहे हो। तो जो रूल था, जो एक फ्रेमवर्क बना हुआ था, जो एक जो कल्चर था, वो टोटली हमने खुद ही कोलैप्स किया। और नतीजा ये हुआ कि अब घरों के अंदर में माँ बाप अपने बच्चों को बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि तुम खुद ही उसके सामने हुक्का पी रहे। अगर बच्चे ने वेप पिया तो क्या ही कर लेंगे अभी आप उसको। नहीं, पर ये स्थिति कितने प्रतिशत घरों में काफ़ी होगी? बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और ड्रग्स की स्थिति भी बहुत बुरी है। हमारे कमिश्नर साहब जो इतना काम कर रहे हैं, नागपुर पुलिस जो काम करी, चिंता का विषय है। इसलिए इतना काम किया जा रहा है नागपुर में, क्योंकि ये चिंता का विषय है बहुत बड़ा। तो स्कूलों के अंदर में अगर साधारण तौर पे अगर मैं वर्कशॉप के दौरान पे अगर मैं बैग चेक करने को लगाता हूँ स्कूल में, कि जब तक मैं वर्कशॉप दे रहा हूँ इन पेरेंट्स को बोलता हूँ बच्चों की बैग चेक करने के लिए टीचर्स को भेजते हैं, 12-15 वेब्स निकल के आ जाते हैं एक ही पेरेंट्स के ग्रुप में से। तो ये कुछ ही क्लास के साथ में है, किसी ख़ास जो एक तरीके से आर्थिक तौर पर जो संपन्न परिवार हैं, क्लास है, वहाँ की दिक्कत है, ये सब जगह की इस तरीके सब जगह की दिक्कत है। और अभी इसमें कहीं भी कोई मायना नहीं आर्थिक का। जैसे अगर हम कहें कि क्या सोशल मीडिया या ऑनलाइन की मैटर सिर्फ आर्थिक ऊपर वाले लोगों में है क्या, तो 80% टिकटॉकर्स रूरल एरिया से थे। गांव खड़ी से टिकटॉक होता था 80% इंडिया का। तो मतलब जहाँ इंटरनेट पहुँच गया वहाँ बदलाव आएगा। उसके लिए आर्थिकता की कोई मैटर ही नहीं उस चीज़ के अंदर में कहीं। और बहुत सस्ते में आपके पास में सस्ते में हो जा रहा है। 4G का दौर चल रहा है, 5G का दौर चल रहा है, 6G आ जाएगा। अभी अगर वेप की भी बात करें, बच्चे जो वेप ले रहे हैं 750-800 हज़ार रुपये में वेप आता है अगर, तो वो तो कोई भी ले सकता, 2-4 बच्चे मिलके भी ले सकते हैं ना। उसमें किसी अच्छे स्कूल के आर्थिक में होने का कोई मैटर ही नहीं है उसमें, तो कोई भी खरीद सकता। इतनी बातें जो आपसे हो रही है, बड़ी चिंता जो है वो दिखाई देती है, चिंताजनक स्थिति दिखाई देती है। ऐसे समय में ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ना केवल एज अ पेरेंट्स बल्कि एज अ सोसाइटी किस तरीके से जो है इसमें अपनी हिस्सेदारी को मजबूत की जा सकती है ताकि ऐसी स्थिति जो है वो ना दिखे। और एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जो चेंजेस हो रहे हैं बच्चों में भी जिस तरीके की स्थिति आ रही है, इसको एक बड़ा जिम्मेदार जो मान रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी जिस तरीके से हम हमारे देश में काम कर रही है, उसको कहीं ना कहीं उसको भी जिम्मेदार माना जाता है। और सरकार की ये कोशिश है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए और जो हमारे पुराने मापदंड थे शिक्षा दिए जाने के, उसको वापस से लाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि वो अगर स्थिति वापस आती है तो वो फ़ायदेमंद रह सकती है मौजूदा समय की जो स्थिति है उसको टैकल करने के लिए? नहीं, एकदम पुराना सिस्टम लाने के लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अभी जेनजी अल्फ़ा बच्चे जो है एक्सेप्ट करेंगे नहीं। ये समझिए कि स्मार्टफोन को वायर लगा दिया अपन ने ऐसे समझिए वायर वाला फ़ोन बना देंगे उसको अपन, तो कोई बच्चा लेके नहीं पाएगा, तो स्मार्टफोन ही रहेगा। बट हाँ, जो पेरेंट्स का रोल जो इसमें है और सभी स्टेक होल्डर्स जो है इसके अंदर, वो सबको एक मिल के काम करना पड़ेगा। ये सिंगल किसी का काम नहीं है। जैसे मैं अक्रॉस इंडिया ग्लोब काम कर रहा हूँ, इंडिया के लिए मैं चिंतित हूँ। मुझे दिख रहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स साइलेंट बैठे हुए हैं। इसमें पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स, कम्युनिटीज़, NGOs, सरकार, साइकोलॉजिस्ट, सामाजिक सोशल वर्कर्स, इन सबको साथ आना पड़ेगा, तभी हम इसको गहराई से। एक भी स्टेक होल्डर गायब है, मान के चलिए पेरेंटिंग में कोई बदलाव नहीं आया, कुछ नहीं हो पाएगा। एजुकेशन में बदलाव नहीं आया, सिर्फ पेरेंट्स और बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। साइकोलॉजिस्ट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा इसके अंदर में, इन सबको मिलके करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जैसे स्कूल में प्रोग्राम चलाते हैं, तो कई स्कूल बोलते हैं सिर्फ बच्चों के सेशन लीजिए, मतलब नहीं, मुझे टीचर्स भी चाहिए और पेरेंट्स भी चाहिए वर्कशॉप में आगे, तभी जाके बदलाव आ पाएगा, नहीं तो फिर वो लूप छूट जाएगा। क्योंकि इन सबको एक ही लैंग्वेज आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पेरेंटिंग का रोल बहुत बड़ा है। टीचर का रोल फिर भी अपन कह सकते हैं कि बच्चे के लिए कितना ही कर पाएंगे, क्योंकि 40-50 बच्चे हैं, कितना रोल होगा, कभी समझा पाएंगी, नहीं मारेंगी, डांटेंगी, बस उतना। लेकिन पेरेंट्स तो घर में है, तो बच्चा तो पेरेंट्स को रोल मॉडल मानता है, बच्चा पेरेंट्स को देखता है घर में क्या। तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि उन्हें समझाएं हम, उनकी सोच, उनके पर्पस ऑफ लाइफ को क्लियर करें। पर्पस ऑफ लाइफ टोटली डिफाइंड हो चुका है, लोगों को आइडिया ही नहीं उनको ज़िंदगी में चाहिए क्या, है ना। शो ऑफ की ज़िंदगी में, गाड़ियों की ज़िंदगी में। अब कई पेरेंट्स देखिए, मदर्स खुद रील्स बनाती है ना, किटियों की रील्स बनते हैं, घरों में रील्स बनते हैं, बच्चे देख रहे मेरी मम्मी खुद रील्स बनाती है, तो अभी मैं क्यों नहीं बनाऊं। तो कई बार मदर और डॉटर भी अलग अलग किस्म के कपड़े, ऐसे वाले कपड़े जो कि सजेस्टेबल नहीं है, उसके साथ में मिलकर रील्स बनाते हैं, है ना। अब बाद में जाके अगर बच्चे के साथ कोई साइबर क्राइम होता है, कुछ होता है, तो बोलते हैं कि दुनिया ख़राब हो गया। लेकिन ये भी तो देखना है कि हमने ही इंकरेज किया उनको, बच्चों को, ये सब करने के लिए। 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र, इन्हें अंदाज़ा भी नहीं है पेरेंट्स को कि ऑनलाइन में जो आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं, जो ऑनलाइन में आप फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, ये तो बिकते हैं,
ये तो वहाँ शिकारी बैठे हैं, प्रेडेटर्स बैठे हैं, स्टॉकर्स बैठे हैं, जो आपके बच्चों के फोटोज़ को मॉर्फ करके, नग्न बना के, न्यूड बना के दूसरी दुनिया में बेचते हैं। नहीं, मैं इसी सवाल पर आने वाला था, क्योंकि आजकल एक बड़ा और चिंता का विषय है डीप फेक। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि इंटरनेट पे अगर आप कोई चीज़ पोस्ट कर देते हैं तो वो चीज़ हमेशा के लिए वहीं पर मौजूद रहती है, बिल्कुल। वो वहाँ से हटेगी नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लें, वो उसी साइकिल में और उसका जो एक अपनी दुनिया है उसी दुनिया में घूमती रहेगी। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो किस तरीके से होना चाहिए, कितना ज़रूरी है, और डीप फेक के ऐसे दौर में जब हम देख रहे हैं कि कई सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक, सेक्सटॉर्शन और दुनिया भर की चीज़ें। सेक्सटॉर्शन वाले विषय में तो हम ऐसा देखते हैं कि जो टेक्नो फ्रेंडली है, जो तकनीक को जानते हैं, वो भी इसमें फंस रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी चिंता की बात होगी, या जो साइबर क्रिमिनल है वो कितना आपसे एडवांस होगा। क्योंकि वो साइकोलॉजी जानता है एक्चुअली। अच्छा। ऑनलाइन जो है ना, वो 4-5 चीज़ों पे आधारित है ये सब चीज़ें। एक है लस्ट, वासना, दूसरा है ग्रीड, तीसरा है मनी, रिलेशनशिप। तो इसीलिए आप देखेंगे इधर कोई गैम्बलिंग में फंसता है, कोई लड़की या लड़के के चक्कर में फंसेगा, कोई किसी प्रकार के ग्रीड में, ऑनलाइन में किसी को OTP दे दिया और कुछ इस प्रकार का दे दिया, उसमें फंसेगा। इन्हीं 3-4 चीज़ों में पूरा है सब फंसा हुआ। मैक्सिमम पोर्शन जो इंटरनेट का है दैट इज़ पॉर्न, मैक्सिमम बहुत बड़ा, कुछ ही परसेंट, 30-40% ही कंटेंट है, बाकी सब पॉर्न है वहाँ पर। तो ये जो 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 स्कैमर्स हैं, वेदर वो जामतारा के हो या कहीं के भी हो, भले ही वो अनपढ़ है, दूसरी पास भी नहीं है, पर उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है बेसिकली वो मानसिकता की दी जाती है कि आपको किस आवाज़ में समझना है, और जब आवाज़ ऐसी आती है तो आपको क्या बात करना है उनके साथ में, है ना। तो वो हमारे साथ में फियर के साथ खेलते हैं। जैसा शेयर मार्केट है, ग्रीड एंड फियर पे चलता है ना, 2 मेजर इंपॉर्टेंट है, ग्रीड एंड फियर उसके ऊपर में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। वैसे यहाँ पर भी वो फियर को किसी साथ इनकैश करते हैं, थ्रेट देख के फियर के साथ करेंगे। डिजिटल अरेस्ट में क्या करते हैं, फियर का साथ का पार्ट है। कहीं पर ग्रीड का पुटअप करते हैं वो लोग कि आपकी लॉटरी निकली, आपकी कार निकली, आप इसका पैसा दीजिए। कहीं एंजाइटी प्रोवोक कर लेते हैं कि आपका ATM बंद हो जाएगा, आधार बंद हो जाएगा, उसका करिए। कहीं पर वो सेक्सटॉर्शन के रूप में लस्ट को डालते हैं, हनी ट्रैपिंग करते हैं, या आपको फोटोज़ आपको भेजेंगे, नग्न फोटोज़ वीडियोस दिखाएंगे, आपको लस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और कहीं वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे आपके साथ में कहेंगे, और कहीं वो रिलेशनशिप में, जहाँ वो लड़का है लड़की बन के आपसे बात किया, आपको ट्रैप किया और आपके वीडियोज़ बना के कर लिया। ये 5 चीज़ों पर चलती है। ये आम इंसान को नहीं पता। अगर इन 5 चीज़ों पे, जो कि भगवत गीता से लेके सभी धर्मों में बता हुआ है कि अगर आप अपने मोह के ऊपर में, आपके क्रोध के ऊपर में, आपके लस्ट पे कंट्रोल कर लिए तो आपके मन पे कंट्रोल आ जाएगा। अगर हमारा कंट्रोल उस पर आ गया तो हम सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर सकते हैं। पर आम इंसान को पता ही नहीं, उससे लगता कि मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे सब समझता। और वो बराबर उनकी टाइमिंग रहते कि जब आप कार सुबह चला रहे 10 से 11 के बीच में फ़ोन करेंगे, तब आप हड़बड़ में रहेंगे, है ना। शाम को 5:30-6 के बीच में कभी कॉल करेंगे। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें वो रात में आपको कॉल करेंगे जब आप पता है आपको हेल्प नहीं प्रोवाइड होने वाली है। सेक्सटॉर्शन वाले रहेंगे, वो आपको लेट नाइट कॉल करेंगे, पता है यहाँ उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट का हेल्प नहीं मिल पाएगा 11 के बाद में। उनकी टाइमिंग रहते सब। इसको कैसे पहचाने? मुझे लगता है कि आप तो कई लोगों से मिलते होंगे, साइकोलॉजी को भी समझते ही हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आप काम कर रहे हैं, वो भी साइबर साइकोलॉजिस्ट के तौर पर। जो लोग, कोई बच्चा है उसे किस तरीके से ऐसी चीज़ों से बचाया जाए, कोई एडल्ट है तो उसको किस तरीके से बचाया जाए, कोई इस तरीके के ट्रैप में फंस रहा है, वो कैसे उसको जान सकता है, कैसे उसे महसूस हो सकता है, आभास हो सकता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो लोग अवेयर हैं साइबर सिक्योरिटी से, वो खुद भी फंसते हैं, ऐसी भी स्थिति जो है वो दिखाई देती है। अभी जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा है कि जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, परिवार में महिलाएं हैं, सब ने सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, सब लोगों ने अपने फ्रंट कैमरा के ऊपर में, मोबाइल के, लैपटॉप पे स्टिकर चिपकाना चाहिए। क्योंकि आपका फ्रंट कैमरा जो है, 90% लोग जो मुझे सुन रहे हैं उन सब का फ्रंट कैमरा 24 घंटा 7 दिन ऑन रहता है। और जो भी आप उस कैमरा के सामने करते हैं वो सब रिकॉर्ड होता है, ऑडियो और वीडियो, और पॉर्न हब्स में और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बेचा जाता है। आपको अंदाज़ा ही नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ जा रहा है। बच्चा एक मोबाइल गेम खेल रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, ऑनलाइन गेम खेल रहा है, लेवल 1 आया, लेवल 1 के और लेवल 2 के बीच में एक पॉपअप आया, उसने नहीं देखा उसको, और उसको क्लिक कर दिया और आगे बढ़ गया, ओके करके आगे बढ़ गया। तो जो ओके किया है उसमें ये मेंशन है कि हम आपका फ़ोटो खींचने की परमिशन ले रहे हैं आपसे, आप अपनी स्वयं इच्छा से
आप फ्रंट कैमरा का एक्सेस दे रहे हो और दुनिया की किसी भी कोर्ट में आप हमें कुछ नहीं कर सकते हो, और आपके वो फोटोग्राफ खींचने लग जाते हैं, यानी हमने खुद ही ओके किया। तो इसलिए फ्रंट कैमरा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिकर लगाना, अपने मोबाइल को वॉशरूम में ले जाना, वार्डरोब में लेके जाना, इस जगह पे लेके नहीं जाना है कभी भी। छोटी बच्चियां जो है, हमारे यहाँ की बालिकाएं जो है, आजकल वो गेट रेडी विथ मी वाला कॉन्सेप्ट करती हैं, वार्डरोब में जाती हैं, मम्मी के कपड़े पहनती हैं, और कई बार वो सोचती हैं कि ये सिर्फ मेरे मोबाइल में स्टोर है या मैं अपनी फ्रेंड को भेज रही हूँ। वो सिर्फ फ्रेंड तक नहीं गया है, व्हाट्सएप पे लिखा भरे है कि वो थर्ड पार्टी इंक्रिप्टेड नहीं है, पर ये झूठ है। थर्ड पार्टी का इंक्रिप्शन है, मतलब थर्ड पार्टी उसको देखती है। तो ये सब चीज़ें जाती कहाँ होंगी? सर्वर में, क्लाउड में रहता है ये पूरा, सब क्लाउड में रहता है ये पूरा, और वहीं से लीक होता है ये सब कुछ। तो इसके लिए कोई अगर सोचता है कि इंटरनेट पे कोई सेफ्टी नाम की कोई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेट के साथ सेफ्टी वर्ड कभी नहीं लगता। उसके बाद सबको ये भी समझना है कि हम सब और आप लोग जो भी हैं, हम सिर्फ जानते हैं इंटरनेट के बारे में, दैट इज़ www, वर्ल्ड वाइड वेब, उसी को जानते हैं। हम डार्क वेब के बारे में जानते ही नहीं है। 90% डार्क वेब है, डार्क नेट है, 10% ही इंटरनेट है। और डार्क वेब क्या है? डार्क वेब है अदृश्य दुनिया। ऐसे मान के चलिए कहीं और से कुछ लोग, दूर बैठे लोग, जिन्होंने आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पे, आपके कैमरास पे और आपकी मानसिकता पे कंट्रोल करके रखा है। वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ स्पाई है आपके पॉकेट में, जासूस है आपके घर अंदर में। तो ये आपके इंस्टाग्राम, आपके व्हाट्सएप, आपके स्नैपचैट, इन सब जगहों पे इसका कंट्रोल है। जो कुछ भी आप सुनते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड होते रहता। तो डार्क वेब में लाइव मर्डर, लाइव प्रकार के रेप और सुपारी किलिंग्स, ये सब कुछ डार्क वेब से होता है आजकल। एम्यूनेशंस, ड्रग्स, सब कुछ वहाँ होता है। जाने अनजाने में पेरेंट्स को अंदाज़ा नहीं है। कई बच्चों ने, छोटे बच्चों ने, उनके ऑनलाइन में कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो किसी से डार्क वेब पे एंट्री करने का तरीका मांग लेते हैं और बच्चे डार्क वेब में एंटर करने की कोशिश करते हैं। कई स्कूलों में बच्चों ने डार्क वेब पे हाथ ऊपर किया कि हाँ सर, मैं उसमें एंट्री करने की कोशिश किया और मेरे को कहीं से मिला लीड। बिल्कुल गलत है। एक बार उसमें एंटर कर लेंगे तो वापसी का रास्ता नहीं है उनके साथ। ये जो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जो दिक्कत दिखाई दे रही है, वो पहले जैसा आपने बताया कि मोबाइल आया तो मोबाइल मनुष्य का दिमाग हो गया एक तरीके से, कि हम उसको उस तरीके से देखते हैं। ये जो सारी चीज़ें घूम रही हैं वो मोबाइल की वजह से जो है वो हो रही हैं। आज एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी है, आपके पास में भी पेरेंट्स आते होंगे, कि बच्चे को मोबाइल की आदत लग गई है, और ये भी देखा जाता है कि बच्चे एक ही तरीके के कंटेंट को जो है वो देखना पसंद करते हैं। जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे टिकटॉक, या इस समय रील वाला फॉर्मेट चल रहा है। बच्चों का तो छोड़िए, आजकल बड़े भी जो हैं वो 10-15 मिनट रील अगर देखने लगे तो 10-15 मिनट जो है वो उसमें खर्च हो जाते हैं। तो मोबाइल से बच्चों को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि ये भी दिखाई देता है कि कई वीडियोज़ आते हैं कि अगर मोबाइल नहीं है बच्चे के पास में तो वो खाना नहीं खा रहा है, बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। इस तरीके की स्थिति आ रही है आज के दौर में, तो आने वाला समय तो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो किस तरीके से बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जा सकता है? उसका आसान से ज़रिया क्या बताएंगे आप? पहले पेरेंट्स को ये समझना है कि मोबाइल से होता क्या है। मोबाइल से फ्रंटल लोब में, ब्रेन में केमिकल है, एक ऐसा केमिकल है, डोपामीन नाम का केमिकल है, ये गड़बड़ हो जाता है। ये परसिवरेंस का केमिकल है, ये रिपीटेशन वाला केमिकल है, कोकेन के जैसे बराबर माना गया। जैसे कोकेन का असर होता है वैसे ही इसका असर है। विड्रॉ करेंगे, बच्चा बेचैन हो जाएगा, चिड़चिड़ करेगा, मारपीट करेगा, हेड बैंगिंग करेगा, कुछ खाएगा पिएगा, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स है, जस्ट लाइक ड्रग्स के जैसा। और ये फेसबुक को पता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की खुद की एक साइकोलॉजी की लैब है। वो लैब में ये सब कुछ किया गया था कुछ साल पहले। उन्हें पता है कि वो डोपामिन बिगाड़ रहे। इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री भी है इसके ऊपर में। वो जानते हैं अच्छे से, उन्होंने डोपामिन बिगाड़ा है हमारे बच्चों का। तो पेरेंट्स को ये समझना है कि ये सिर्फ स्वभाव का बात नहीं है, ये एक ब्रेन का केमिकल बिगाड़ा जा रहा है, बिगड़ गया है बच्चों का, जिससे चेहरे पे डलनेस, सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाना, चिड़चिड़ होना, देर रात तक नींद नहीं आना, उल्लू जैसे ऊपर की तरफ देखते रहते हैं, उनको नींद ही नहीं आती बच्चों को, है ना, वो हो जाना, सुबह उठ नहीं पाते, सर भारी रहता, स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है, वजन बढ़ जाता है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है इसके ऊपर में। तो सबसे पहली बात तो ये समझना है कि कारण ये है कि केमिकल बिगड़ रहा है। अब ये केमिकल हम डांटने डपटने से ठीक नहीं कर सकते, है ना। मैं अगर बच्चा खेल रहा है और डांट दिया तो केमिकल सेटल हो जाएगा, मुझे उसका ऑल्टरनेटिव करना पड़ेगा, उसका आनंद का केमिकल सिक्रीशन करना पड़ेगा। तो एक और केमिकल, इसका नाम है एंडोर्फिन। ये है आनंद का केमिकल। ये निकलता है स्पोर्ट्स के टाइम में, एक्टिविटीज़ के समय पे, हंसी मजाक के समय पे, चेहरे पे जो रौनक आती है, ग्लो आता है, ये एंडोर्फिन के कारण से आता है। एंडोर्फिन यानी मॉर्फिन, ब्रेन में निकलने वाला मॉर्फिन। ये खुशी का केमिकल है, पेन किलर भी है, मॉर्फिन जो पेन में डालते हैं वो भी है।
तो पेरेंट्स को देखना है कि अगर हमें डोपामिन का इस लड़ाई करनी है तो हमको एंडोर्फिन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, यानी उसको एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, ऑल्टरनेटिव स्पोर्ट्स इस पे डालना पड़ेगा। साथ ही साथ घर का वातावरण भी बदलना पड़ेगा पेरेंट्स को। घर के वातावरण में फादर आ रहे हैं थके हुए, ऐसा जैसे माउंट एवरेस्ट से उतर के आए हैं, बच्चा देखता है कि पापा तो थके आए हैं घर में, माँ वहाँ चिड़चिड़ कर रही है, भाई दिन भर सबको भाइयों को संभालने में मेरा समय चला गया है, और बच्चा सिंगल है, बच्चे तो है ही नहीं, सिबलिंग्स है ही नहीं, बिल्डिंग में बच्चे नहीं है, सिंगल है। माँ बोलती टीवी मत देखना, मोबाइल मत देखना, तो क्या मैं सोफा पे स्टैचू बन के बैठूं? ऑल्टरनेट दीजिए मेरे को, बच्चा बोलता। ठीक है, मैं नहीं करूँगा। तो ऑल्टरनेट क्या है? क्या आप मेरे साथ हंसी खेलना चाहते हैं? क्या आप मस्ती करना चाहते हैं? क्या आप मेरे साथ बातें करना चाहते हैं? क्या आप मेरे साथ गीगल करना चाहते हैं? क्या आपको जोक्स आते हैं कुछ? पर घर का वातावरण अभी सर रहा ही नहीं, सब तनाव में है। तो घर के अंदर में जो एक ह्यूमर का वातावरण, सेंस ऑफ ह्यूमर का वातावरण, वो लाना बहुत ज़रूरी है। कि पिताजी बोले चलो बेटे 1/2 घंटा घूम के आते हैं, चलो अपन बात करते हैं, कुछ खेलते हैं, तुमने क्या किया दिन भर में, बातचीत वार्तालाप घर के अंदर में अक्रॉस द टेबल हो, ये बहुत ज़रूरी है। डाइनिंग टेबल पे भी बैठते हैं, सबके हाथ में मोबाइल रहता, खाना साथ में खा रहे हैं, लेकिन माँ पिता सब लोग अपने मोबाइल लेके खाना खा रहे हैं सभी। तो डाइनिंग टेबल के ऊपर में एक छोटा सा बॉक्स रखना बहुत ज़रूरी है, जिसे मोबाइल बॉक्स बोलना चाहिए। और 15 से 20 मिनट के लिए जब खाना खा रहे हैं तो सब लोगों ने अपना मोबाइल उस बॉक्स में डालना चाहिए, उस पर लिख के रखना चाहिए मोबाइल बॉक्स, डिटॉक्स करना चाहिए 15 मिनट के लिए, और खाने पे फोकस करना चाहिए सबने। एक समझ के चलिए कि इंटरनेट फास्टिंग है। ये आपने डिटॉक्स की बात कर दी, डिजिटल डिटॉक्स का भी बड़ा एक इस समय कंटेंट जो है वो चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ बताइए कि डिजिटल डिटॉक्स किस तरीके से हो जाए, ना केवल बच्चे बल्कि बड़े भी। आजकल तो इतना मोबाइल में रहता है व्यक्ति, अपने रोज़मर्रा के कामों की वजह से या अन्य इसकी वजह से किसी को आदत लग गई। डिजिटल डिटॉक्स किस तरीके से व्यक्ति किया जाए, ये खूब प्रचलन में, और ये है क्या? देखिए, अब वो जो लोग प्रचलन में जो वीडियोस में देखता हूँ कई बार आते रहते हैं सभी, एक्चुअली एक्सपर्ट्स नहीं है, उनको आइडिया नहीं है कि डिटॉक्स ऐसा तो होगा नहीं। तो आप बोलेंगे हम योग कर लेंगे, ये कर लेंगे तो डिटॉक्स हो गया। इसका पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है अपने को। मैं खुद गोवा में एक 25 एकड़ की लैंड में किसी ने डोनेट किया है, वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल डिटॉक्स रिहैब सेंटर ला रहा हूँ इस साल। तो इस तरीके की स्थिति है कि रिहैब करना पड़ता है, 25 पड़ रहा है। 25 एकड़ में है, साइबर सनातन के नाम से है, अभी भूमि पूजन हुआ हमारा, और 5 समुंदर किनारे पे है। तो वर्ल्ड ओवर से लोग वहाँ आने वाले हैं मोबाइल से छुटकारा करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। पर उसके अंदर में स्पिरिचुअलिज्म से लेके एक्टिविटी से लेके दुनिया भर के न्यूरल ऐप भी हम पुटअप कर रहे हैं, सो दैट साइंटिफिक तरीके से कोई वहाँ 1 महीना अगर आएगा तो मोबाइल से छुटकारा करके वापस जाके वैसा ही रहेगा, न कि 4-6 दिन का कोई चैलेंज लेके बैठेगा। तो घरों के अंदर में अगर करना है तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो अभी ये सबसे बेस्ट तरीका है इंटरनेट फास्टिंग। 15 मिनट का रोज़ पहले खाने के समय इंटरनेट फास्टिंग करें, फिर लंच पे करें, फिर ब्रेकफास्ट पे करें, और धीरे धीरे हफ्ते में एक दिन ऐसा पकड़ें जहां अपन सब कहें कि आज हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। जो पिकनिक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कोई ज़माने में, अगर आपको याद होगा, पिकनिक मतलब परिवार मतलब क्या इमेजिन करता था, एक गार्डन में गए, ज़मीन पे कुछ बिछा दिए, ब्रेड सैंडविच निकाला, कोल्ड ड्रिंक निकाले, सब बैठे रहते थे ऐसे। हम पिकनिक की पिक्चर वैसी समझते थे, अमूल की ऐड में भी पिकनिक की पिक्चर वैसी थी। पिकनिक सब कॉन्सेप्ट ही बंद हो गया। अब हो गए रिसोर्ट्स। रिसोर्ट जा रहे हैं तो माता पिता वहाँ को दारू की बोतलें खोल रहे हैं, है ना, डीजे चल रहा है वहाँ पर, सब लोग अपने मोबाइल में बैठे हुए हैं, खर्चा करना है उनको, सिर्फ खर्चा इज नाउ रिक्रिएशन। तो वो ना करते हुए कि हम बगैर मोबाइल के एक दिन आज गुजारेंगे सब लोग, पर उसमें करेंगे क्या, चुपचाप तो नहीं बैठेंगे। तो माता पिता को ये देखना बहुत जरूरी कि बच्चे को वो इंटरैक्शंस कैसे कर रहे हैं, क्या वो ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, क्या वो बच्चे को ओपन एक्सप्रेशन, बेटा कैसा रहा तेरा दिन आज का, बच्चा बताएगा पापा सुबह ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला, फिर तूने क्या बोला, उसने मैंने ऐसा बोला, फिर उसने ऐसा किया, अच्छा फिर वो हुआ क्या था बाद में। इस प्रकार उसकी कहानी सुनना, अपनी कहानी बताना, है ना, इससे बच्चे के संबंध बनते। साथ ही स्टोरी टेलिंग आज भी किसी भी उम्र का बच्चा रहा ना, स्टोरी टेलिंग आज भी अप्रिशिएट करते बच्चे। दिक्कत ये है कि माता पिता के दिमाग में स्टोरी नहीं आती है। हाँ, ये भी सही बात है। स्टोरी नहीं है, बच्चे तो आज भी जिद करते हैं कि कोई कहानी सुनाओ। तो स्टोरी आना चाहिए। अब स्टोरी जरूरी नहीं कि कोई स्टैंडर्ड स्टोरी हो और कोई कंपेयर करने वाला, आप अपनी मन की स्टोरी भी सुना लीजिए, अपनी बना लीजिए, आप कोई कैरेक्टर बना लीजिए, किसी को बना लीजिए जो बच्चे को मजा है, हंसी मजा आएगा। उसको तो सिर्फ पापा के साथ समय गुजारना है, उसको स्टोरी से मतलब नहीं है, उसको तो पापा के गले में हाथ डाल के वो समय निकालना है मम्मी के साथ में। जब वो स्टोरी, ये बॉन्ड का पार्ट है, वो टच का पार्ट है। एक केमिकल है, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये अटैचमेंट का केमिकल है, ये निकलता है जब आप किसी का हाथ पकड़ते हैं, छूते हैं, हग करते हैं, इससे निकलता है। तो ऑक्सीटोसिन की बहुत कमी हो गई है क्योंकि हम छूते ही नहीं है, डिस्टेंस में है सबके साथ, है ना। आजकल समय छोटे बच्चे भी
8-9 साल के हो जाते, मम्मी ने उसको अगर किस करने की कोशिश की, बोलते क्या कर रहे हो सबके सामने, ऐसा मत करो, क्योंकि बॉन्ड फील ही नहीं कर पा रहे वो। तो बगैर किसी कारण के उसको हक करना, ये बचपन से चालू रखना है अपन ने। सिर्फ मार्क्स अच्छे आए तब हक नहीं करना है अपने को, उसको बताना ये लव लैंग्वेज है बेटा, और मम्मी और पापा भी करते हैं। बच्चा यहाँ पर बैठ के ऑनलाइन में बैठ के दुनिया भर के पॉर्न और दुनिया भर के रील्स देख रहा है, लेकिन माँ बाप को बच्चे के सामने प्यार करने में शर्म आती। बोलते बच्चे के सामने कैसे करेंगे? अरे बच्चा सीखेगा कैसे कि माँ बाप का भी अटैचमेंट है? झगड़ा तो सामने कर लेते अपन। अगर एक्स्ट्रामेंटल अफेयर निकला तो माँ तो देखती नहीं है कि बच्चे के सामने पापा की क्या ऐसी तैसी कर रही हो, वो तो ब्लू रंग की टंकी लेके जाएगी। सही बात। लेकिन जब प्यार करने की बारी आई तो आपके रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाते। तो बच्चा लव लैंग्वेज कहाँ से सीखेगा? वो कैसे समझेगा कि बॉन्ड किसको बोलते हैं, भाई बहन का बॉन्ड किसको बोलते हैं? तो जब तक हम एंडोर्फिन पे, ऑक्सीटोसिन पे, हमारे डोपामिन पे, ये जो केमिकल्स है, इन पे घर में काम नहीं करते, डिटॉक्स होगा ही नहीं ना। छोटी छोटी चीज़ें, संडे का समय है, चलो बेटा अपन क्रिकेट खेलते, बाहर कुछ घूम के आते, चल मेरे साथ सब्जी लेने चल, थोड़ी देर घूम के आते, खाना बना रही है माँ, सब साथ में आ जाओ, अपन यहाँ खाना बनाएंगे, मस्ती करेंगे। ये सब जो चीज़ें हैं फैमिली एक्टिविटीज़ जो है। लेकिन सबके घरों में वातावरण कैसा है? जैसे ही घर में घुसे, एक जन अपने कोने में अपना लैपटॉप लेके रहेगा, बच्चा अपने कमरे में मोबाइल लेके रहेगा, माँ किचन में अपना मोबाइल लगा के खाना बनाती। सब लोगों ने एस्केप टेंडेंसी। तो इसके कारण से दिक्कतें हैं, कम्युनिकेशन करने का तरीका भूलते जा रहे हैं हम। और बहुत जल्द ऐसा होगा कि लोगों को सीखने आना पड़ेगा बाहर कि इंसान इंसान से बात कैसे करे। पर मुझे लगता है कि अभी तो बातचीत हमारी ख़त्म करने का समय आ गया है, लेकिन आपसे बातचीत इतनी दिलचस्प हो रही है। एक सवाल मेरे मन में इस तरीके का था कि पहले की जनरेशन में हम देखें, आप कह रहे हैं कि अभी आपके बच्चों को जो है पास लाना पड़ेगा, लेकिन पहले हम ये देखते थे कि बच्चों में और पिता में ख़ास तौर से एक अलग किस्म की दूरी होती थी। वो दूरी बहुत करीब होके भी एक तरीके से दूरी वो दिखाई देती थी, फिर भी बॉन्डिंग और बाकी सारी चीज़ें, सम्मान पिता के प्रति या एक तरीके से आदर का भाव, वो पहले बहुत अच्छा था। लेकिन अब ऐसे दौर में हम आ गए कि जब करीब हैं, लेकिन उसके बाद में भी आप प्यार कर रहे हैं या आपको जताना पड़ रहा है। ये इस तरीके की बात जो है आप कह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो आप अपने घरों में अब लाएं। क्योंकि पहले के जो पिताजी थे अगर डिस्टेंस पे थे, ये बच्चा दूसरे पिताजियों को जानता नहीं था ना। अच्छा, कंपैरिजन कहाँ था उसके पास? अच्छा। उसके पास ऑनलाइन कहाँ था कि दूसरे के पिताजी के पास थार है, हाँ। कि इनोवा है, कि कुछ है। हाँ। उसका पापा ही सुपर हीरो था। अच्छा, अब जो कंटेंट आ गया है, उस कंटेंट में उसको ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा पापा सुपर हीरो नहीं है, जिसके पास में थार है वो सुपर हीरो है। तो ये बच्चा कह नहीं रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि आखिर मेरे पापा क्या काम करते हैं जो घर का इंटीरियर नहीं करा पाते। मेरा दोस्त क्या काम करते हैं, उसके पापा क्या करते हैं कि उसका घर इतना अच्छा है। आखिर मेरे पापा क्या करते हैं 18 घंटे काम करके, जो अभी तक कार नहीं ले पा रहे और इनके पापा ले पा रहे हैं। तो ये जो कंपैरिजन ऑनलाइन डाल रहा है कि किसी और की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, जाने अनजाने में एग्रेशन, अपोजिशनल बिहेवियर क्रिएट कर रहा है उनके अंदर में, वो नाराज़गी क्रिएट कर रहा है उनके लिए। प्लस दूसरी बात ये कि तब के जो पिताजी थे उस दौरान पे पिताजी घर पे आते थे तो बच्चे डरते थे। अब तो उल्टा हो गया, पिताजी घर आने से डरते कि पता नहीं बच्चा क्या मांग लेगा मेरे से PS5 मांगेगा कि कार मांगेगा कि क्या। वो तो घर आने से पहले टेंशन में रहते कि कहीं आज नई डिमांड ना कर ले कुछ, कोई खाने पीने की। तो ये जो बदलाव आया है, तो बच्चों का इंटेलिजेंस बढ़ा है। डे वन पे मैंने आपको कहा जेनजीस ने इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाया है, हाथ खोल के पैदा हुए हैं। तो ये अल्फ़ा भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो क्या पेरेंट्स बच्चों के इंटेलिजेंस की पेस को पकड़ पाए हैं? क्या वो अपडेटेड हैं? क्या उनके कल्चर को जानते हैं? क्या जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो जेनजी अल्फ़ा को शब्द को सुने? क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा अल्फ़ा है कि जेनजी है? नहीं पता होगा अभी तक इनको। उनके एट्रीब्यूट्स, उनके एटीट्यूड, उनकी सोच नहीं पता है, पर बच्चों को पता है। पर ये सोशल मीडिया में घूम रहा है। हाँ, बच्चों को पता है क्योंकि वो देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। अगर आज बच्चे को मैं बोलूँ आज के पिताजी माता पिता कैसे व्यवहार करते हैं, वो अभी मिमिक्री करके बता देंगे आपको। दुनिया भर के 5 किस्म के पेरेंट्स बताएंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स को बोलूँ बताइए 5 जनरेशन, बोलेंगे सर हमने तो कंटेंट देखा ही नहीं। तो यहाँ बच्चे का सुपर हीरो बदल रहा है। चिंता का विषय ये है कि स्कूल के अंदर में भी जो बच्चा पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ाई करता है, उस बच्चे को तो कई बार वो लोग बर्थडे पे नहीं बुलाते क्योंकि उसको बोलते चोमू है वो। और जो बच्चा नोटोरियस है स्कूल के अंदर में, मस्ती करता है, बार बार तंग करता है, लड़कियां उसके प्रति आकर्षित है, बोलते ये ग्रीन है, हमें इसके पर, ये नया लैंग्वेज है इनका, ग्रीन अच्छा। है। हाँ, इसके प्रकार आकर्षण, मतलब क्यों? वो तो नोटोरियस है। बोलते नहीं सर,
यही मेन है हमारे। बैड बॉय आज की रिक्वायरमेंट है, लड़कियां बोलती है, वो चोमू नहीं चलता हमारे को। तो आप सोचिए कि अगर स्कूल लेवल से ही अगर हमने हीरो बदल दिया है, हम पुष्पा और दुनिया भर के लोगों को हम अप्रिशिएट करने लग गए मूवीज़ के अंदर में, तो क्या हम रावण की पूजा करने वाले हैं कुछ समय में? ये जो कंटेंट आ रहे हैं अभी, ना केवल सोशल मीडिया, बल्कि हम देखते हैं कि अलग अलग जो कंटेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं कि जिस तरीके से वो कंटेंट दे रहे हैं, मारकाट वाले या रिलेशनशिप को जिस तरीके से वो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं इन सब स्थितियों के लिए। बिल्कुल क्योंकि है। आजकल ज़्यादातर समय जो है, आप ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसमें ज़्यादा समय गुजार रहे हैं, बजाय कि आप केबल टीवी में, जहाँ पे आपके पास में 300 चैनलों का ऑप्शन है, आप रामायण भी देख सकते हो, आप महाभारत भी देख सकते हो, आप क्योंकि सास भी कभी बहू भी देख सकते हो, आप कोई डिस्कवरी भी देख सकते हो, दुनिया भर की चीज़ें देख सकते हो। पर आप OTT के दौर में है अवेलेबल सब कुछ वहाँ पर भी, लेकिन वो चीज़ें वही प्रमोट कर रहे हैं जो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, मारकाट वाली और नई तरह की जो चीज़ें हैं वो। नेगेटिव न्यूज़ जल्दी एक्सेप्ट हो रही है सब तरफ में, नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है सब तरफ में। अभी आप मेरी जगह पे किसी नेगेटिव पर्सनालिटी को बिठा दीजिए, ये वायरल हो जाएगा सब कुछ। पर मैंने तर्क की बातें किया, लॉजिक की बातें की, हार्डली कुछ लोग देखेंगे इसको, कुछ समय के बाद बोलेंगे ठीक है ठीक, अच्छा बोले, छोड़ देंगे। लेकिन यहीं मैं कंट्रोवर्शियल बात बोलूँ, कुछ ऐसी कुछ चीज़ बोलूँ जिसमें लोगों को मज़ा आ जाए कि कंट्रोवर्सी, तो आज के आज ही वायरल हो जाएगा ये। तो वैसे ही सेम कंटेंट के साथ में भी है कि सारा दिन OTT प्लेटफॉर्म में सब के अंदर में जो नॉर्मल लाइफ से हटकर है, जो वो बनाना चाहते हैं हमारे को, वही दिखाया जा रहा है। उसमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को बता के वो अपने TRP कम नहीं करना चाहते। तो हर एक इसके अंदर में मार काट, सेक्सटॉर्शन, उसके बाद में बाइसेक्सुअलिटी, लेस्बियंस, इन सब चीज़ों को, इन सब कल्चर को डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ वाला इंक्विजिटिव रहे उसको देखने के लिए। और वो लोग सोचते हैं कि अब नॉर्मल यही है जो दिखाया जा रहा है, उसको नॉर्मल मान लेते हैं, फिर अप्लाई करते हैं वो। तो ये सब कंटेंट का ही खेल है पूरा, नैरेटिव्स का ही खेल है, प्रोपोगंडा का खेल है पूरा ये। हमें स्टोरी टेलिंग बदलनी पड़ेगी, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को मिलके नई स्टोरी बनानी पड़ेगी, जो आज के कुछ साल पहले तक के पंचतंत्र से और हमारी बचपन की कॉमिक्स से जो हमारा चरित्र बना, आपका बना, हमारी हिंदी उससे सुधरी, हम सब उसी से बने आगे, है ना। मैं बचपन में था तो मैं वो राम रहीम और दुनिया भर की चाचा चौधरी वो पढ़ के सोचता था, अरे हमको भी ऐसा जासूस बनने का है, कभी ऐसा करने का है अपने को भी, क्योंकि वो कैरेक्टर हमारे अंदर आ जाता था, पॉजिटिव कैरेक्टर आता था, करने वाले कैरेक्टर। तो आज अगर ये नेगेटिव कैरेक्टर देख रहे हैं, तो ये नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में सोचते होंगे ना कि मैं भी ऐसा किसी को मारूं, काटूं, गोली चलाऊं। आज वो कैरेक्टर तो अंदर जाता ही होगा ना इनके। चलिए राकेश कृपलानी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और मुझे लगता है कि आपसे जो बातचीत हुई और जो बातें आपने बताई, वो आज के समय की बहुत बड़ी चुनौती भी है और उस पर कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आपने जो बातें बताई, आपकी जो सोच है, जो माँ बाप हैं या बच्चों को लेकर जो चिंताएं आपने व्यक्त की, इस बातचीत के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन तक पहुँचेंगी और वो क्या कुछ कर सकते हैं ताकि वो व्यापक बदलाव ला सके और उसे एक तरीके से आत्मसात कर सके, इस दिशा में बढ़ सके। क्योंकि आज तो स्थिति इतनी भयावह नहीं है, जिस तरीके की स्थितियां आने वाले समय में अगर हम उसकी कल्पना करें तो वो तो और ज़्यादा भयावह है। तो ज़रूरी ये होगा, बेहतर ये होगा कि हम आज समय रहते ही जो है उस पर एक तरीके से लगाम लगा लें और सोचने और समझने की जो अपनी क्षमता है उसको बढ़ाएं और उस पर क्रियाएं करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन्वाइट किया और ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने में एक प्रकार से सहायक रहे, क्योंकि बहुत ज़रूरी था जी। कई पेरेंट्स को जानकारी ही नहीं है इस चीज़ को लेके कि किस षड्यंत्र के तहत उनके घर परिवार में आने वाले समय में क्या होगा। मैं चाहता था वहाँ तक पहुँचूँ, आपके माध्यम से ये मैसेज पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।